एपिसोड 61। जैसे ही उन्होंने खाना समाप्त किया, दक्ष अपनी माँ के साथ अपने आंगन की ओर चला गया। उसके पीछे जू और मैं भी थे। जाओ आराम करो माँ, जहाँ तक मैंने सुना है तुमने पिछले कुछ सालों में ठीक से आराम नहीं किया है, दक्ष ने कहा जब वह पल्लवी के साथ उसके आंगन के पास पहुंचा। मुझे आराम की जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा इतने लंबे समय के बाद ठीक हो गया है, मैं उसके साथ अधिक समय बिताना चाहती हूँ। पल्लवी ने अपने चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान के साथ कहा, नहीं तुम्हें आराम करने की जरूरत है, मैं गायब नहीं होने जा रहा हूँ, मैं यहाँ अपने आंगन में रहूंगा ताकि तुम जब चाहो मुझे ढूंढ सको, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन दक्ष ने उसे बीच में रोक दिया। कोई परंतु नहीं, अब आराम करो, हमारे पास बात करने के लिए आगे एक लंबा जीवन है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, वह उदास होकर अपने आंगन की ओर चली गई। जू में वह अचानक पीछे मुड़ी और पुकारने लगी, हाँ मैडम। उन दोनों ने जवाब दिया और वे जल्दी से उसकी ओर चल पड़े। वह उन्हें अपने दरवाजे की ओर ले आए और उसने उनके और दक्ष के बीच एक लंबी दूरी बना दी। वह तुमसे पिछले 3 सालों में हुई घटनाओं के बारे में बताने के लिए कह सकता है, उसे यह मत बताना कि 3 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। वह फुसफुसाना रही हूँ, उससे यह बात मत कहना, वह उसके बारे में नहीं जानता था और यह बेहतर है कि वह ना जाने क्या हुआ और अज्ञानता में अपना जीवन जिए, उसने धीमी आवाज में फुसफुसाना। ठीक है मैडम, दोनों ने एक साथ सिर हिलाकर कहा। अब तुम जा सकती हो, उसके साथ रहो और उसकी उचित देखभाल करो, उसने कहा और दरवाजा खोलकर अपने कमरे में चली गई। जू और मेई दोनों वापस दक्ष की ओर चल पड़े। माँ क्या बात कर रही थी, दक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ओ कुछ नहीं, बस कुछ छोटी मोटी बातें हैं, जू ने सीधे चेहरे से कहा। ओह ठीक है तो फिर चलो, दक्ष ने कहा और अपने आंगन की ओर चलने लगा। ये कौन है जिसके बारे में वे बात कर रहे थे और 9 साल पहले क्या हुआ था? मुझे याद है कि उसने एक बार पहले भी इस नाम का उल्लेख किया था, दक्ष ने आश्चर्य जताते हुए चलते हुए कहा। हालांकि पल्लवी ने उसके बीच एक लंबी दूरी बना ली थी, फिर भी दक्ष उसकी फुसफुसाना से सुन पा रहा था। दक्ष ने देखा था कि जब से उसने अपनी मार्शल आत्मा बनाई है तब से उसकी इंद्रियां पहले से बेहतर हो गई है, वह ऐसी चीजें सुन पा रहा था जो उसे सामान्य रूप से नहीं सुननी चाहिए। उसे आश्चर्य हुआ कि इसका कारण क्या था। वह अपनी माँ को के बारे में बात करते हुए सुन रहा था और पूरे रास्ते उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। दक्ष अंततः अपने आंगन में पहुंच गया और उसमें प्रवेश किया। उसके पीछे जू और मेई भी थे। वह कुर्सी पर बैठ गया और जू और मेई को अपने सामने की कुर्सियों पर बैठने को कहा। वे तुरंत बैठ गए। तो मुझे बताओ कि पिछले 9 सालों में मैंने कौन सी बड़ी चीजें मिस की, शुरुआत से शुरू करो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखते हुए कहा। पिछले 3 सालों में बहुत कुछ हुआ है गुरुजी, मैं सबसे पहले अपने परिवार से शुरुआत करूंगी। सर्वोच्च बुजुर्ग लहुआ का सबसे बड़ा बेटा 3 साल पहले लापता हो गया था जब वह उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट में गया था। सर्वोच्च बुजुर्ग खुद सुराग खोजने और चारों ओर पूछताछ करने के लिए जंगल में गए लेकिन उन्हें लंगसू कहीं नहीं मिला। लोगों ने उसे उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट में प्रवेश करते देखा लेकिन किसी ने उसे बाहर निकलते नहीं देखा, यहाँ तक कि उसके गाड़ी चालक ने भी कहा कि लंगसू कभी बाहर नहीं आया। जू ने लंगचेन को देखते हुए कहा। इसके अलावा युवा मास्टर के रहस्यमय कोमा में जाने की खबर पूरे शहर में फैल गई। परिवार ने आपको ठीक करने के लिए सभी प्रसिद्ध चिकित्सकों को बुलाया लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। परिवार ने आपको जगाने के लिए इलाज खोजने वाले किसी व्यक्ति के लिए इनाम भी घोषित किया लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। जू ने आगे कहा। इसके अलावा पिछले साल आपके सबसे बड़े चाचा के बेटे यंग मास्टर लंग ने स्पिरिट एस्टेब्लिशमेंट दायरे के 5वें चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश किया और ट्रेजर हॉल के परीक्षण को पारित करने के बाद स्पिरिट ग्रेड खजाना प्राप्त किया। आपके सबसे बड़े चाचा चाहते थे कि उन्हें वर्तमान पीढ़ी में यह उपलब्धि हासिल करने वाले कबीले में सबसे कम उम्र का नाम दिया जाए लेकिन कुलपति ने बिना कोई कारण बताए उन्हें मना कर दिया। जू ने आगे कहा। और अंत में कुछ महीने पहले राज्य के तीसरे राजकुमार ने ग्रैंड एल्डरम्यू की बेटी मिस जू यंग से शादी करने की इच्छा व्यक्त की लेकिन आपकी चचेरी बहन मिस जू यंग ने इनकार कर दिया। तीसरा राजकुमार अभी भी कभी कभी मिस जू यंग का दिल जीतने के प्रयास में उसे उपहार भेजता है लेकिन वह हमेशा उन्हें खोले बिना ही वापस भेज देती है। जू ने दक्ष को देखते हुए कहा। ओह राजकुमार जो उसे चाहता है दिलचस्प है, यह उसके लिए बहुत बुरा है कि दक्ष ने आयशा के साथ अपनी पहली मुलाकात और अपने पहले चुंबन के बारे में सोचते हुए कहा। और क्या, दक्ष ने दोबारा पूछा और अपना पिछला वाक्य अचानक समाप्त कर दिया। यही सब कुछ है जो हमारे कबीले में हुआ, इसके अलावा आपके कुछ चचेरे भाई चौथे चरण के आत्मा स्थापना क्षेत्र में घुस गए लेकिन उल्लेख करने लायक कुछ नहीं है। जू ने दक्ष को देखते हुए कहा। अब मैं तुम्हें ड्रैगन शहर में घटित प्रमुख घटनाओं के बारे में बताऊंगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आगे बढ़ो, दक्ष ने उससे कहा। पिछले 3 सालों में शाह परिवार में बड़े बदलाव हुए हैं। शाही परिवार में कई ऐसी चीजें हुई जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया, मैंने सोच समझकर कहा। जैसे क्या, दक्ष ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से पूछा। जू ने कहा। क्राउन प्रिंस ने अज्ञात कारणों से सिंहासन पर अपना अधिकार छोड़ने का निर्णय लिया जिसके कारण पूरे शाही
परिवार में प्रतिक्रियाओं की एक बड़ी श्रृंखला उत्पन्न हो गई। यह उचित नहीं है, अब माँ को बताने की मेरी बारी है। मेई ने अपनी प्यारी आवाज में विरोध किया। ठीक है आप कह सकते हैं, जू ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। मैं मुस्कुराई जब उसने दक्ष की ओर देखा और पाया कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ है। क्राउन प्रिंस ने ऐसा निर्णय लिया, ऐसा लगता है कि शाही परिवार में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। आप जारी रख सकते हैं। दक्ष ने उनकी ओर देखा और कहा, आप आगे बढ़ सकते हैं। दक्ष ने उनकी ओर देखते हुए कहा, ठीक है। इसलिए जब से प्रथम राजकुमार ने युवराज का अपना अधिकार छोड़ दिया है, अन्य राजकुमारों के बीच अपने भाइयों से आगे निकलने और उत्तराधिकार का अधिकार जीतने के लिए विभिन्न आंतरिक संघर्ष चल रहे हैं। मैंने आगे कहा, मुकुट के लिए मुख्य दावेदार दूसरे राजकुमार आप, तीसरे राजकुमार युजू और चौथे राजकुमार युवेई हैं, जो अभी 15 साल के हुए हैं, जबकि दूसरे राजकुमार को आधे शाही दरबार का समर्थन प्राप्त है। तीसरे राजकुमार को शेष आधे का समर्थन प्राप्त है। यद्यपि चौथे राजकुमार जो अभी 15 वर्ष के हुए हैं को शाही दरबार का समर्थन प्राप्त नहीं है, लेकिन उनकी मां की वजह से उनके पास भी अच्छा मौका है। मैंने सुना है कि चौथे राजकुमार कुलीन पत्नी गु यन की मां गु कबीले से है। गु कबीला लन कबीले और किन कबीले के साथ इस राज्य के 3 सर्वोच्च कुलों में से एक है, इसलिए निश्चित रूप से उसके पास उत्तराधिकार के लिए लड़ने का एक अच्छा मौका है। दक्ष ने पूरी स्थिति के बारे में गहराई से सोचते हुए कहा, ठीक है, किन कबीले और हमारे लान कबीले का रुख क्या है? लान चेन ने मे की ओर देखते हुए पूछा। ये स्पष्ट है कि गु कबीला चौथे राजकुमार का समर्थन करेगा, लेकिन अन्य 2 सर्वोच्च कबीले हर मामले में तटस्थ रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों कबीले वास्तव में कोई निर्णय लेने से पहले स्थिति का परीक्षण करना चाहते हैं। मेई ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि कबीले दूसरे या तीसरे राजकुमार का समर्थन करेंगे, क्योंकि कोई भी चौथे राजकुमार का समर्थन नहीं करेगा। वह बहुत अनुभवहीन है और उसने अपनी योग्यता साबित नहीं की है। हालांकि मुझे शाही परिवार की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है, दक्ष ने सोचते हुए कहा। और क्या? दक्ष ने फिर पूछा। एक और बड़ी खबर है जो राजधानी शहर में हाल ही में घूम रही है। जू ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या खबर है? दक्ष ने पूछा। यह एक संप्रदाय में शिष्यों के चयन के बारे में है। जू ने अपनी हल्की आवाज में कहा। वह दक्ष ने अपने भावों में कोई परिवर्तन किए बिना कहा, मुझे विस्तार से बताओ। दक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पिछले हफ्ते राजधानी में एक खबर आग की तरह फैलने लगी। इसमें कहा गया था कि जुवान साम्राज्य के विभिन्न संप्रदायों की एक संयुक्त संप्रदाय प्रवेश परीक्षा होगी। जो उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे एक या एक से अधिक संप्रदायों से शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा। वे तय कर सकते हैं कि वे किस संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं। पिछली बार की तरह दूसरे और तीसरे स्थान वाले राज्यों के लोग इस बार भी अपनी प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं। जू ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, ओह सच में, इसमें इतना चौंकाने वाली क्या बात है? मैंने पढ़ा है कि प्रथम श्रेणी के राज्यों के संप्रदायों में हर 3 साल में नए शिष्यों का चयन करने के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। हालांकि यह पहली बार है जब वे सभी इसे संयुक्त रूप से कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा हंगामा नहीं होना चाहिए। दक्ष ने खुद से कहा, यह सामान्य ज्ञान का एक टुकड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस साल इस शहर में ये खबर क्यों फैल रही है, जबकि अन्य वर्षों में ऐसा नहीं होता था। दक्ष जानता था कि इस दुनिया में राज्य 3 श्रेणियों में विभाजित है, प्रथम श्रेणी के राज्य, द्वितीय श्रेणी के राज्य और तृतीय श्रेणी के राज्य। उसने पढ़ा था कि यदि किसी राज्य में कोई पृथ्वी क्षेत्र साधक न हो तो उसे तृतीय श्रेणी का राज्य माना जाता था, जबकि द्वितीय श्रेणी का राज्य वह होता था जिसमें कम से कम एक पृथ्वी क्षेत्र साधक रहता था। प्रथम श्रेणी के राज्यों को सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था, क्योंकि उनमें 10 से अधिक पृथ्वी क्षेत्र साधक रहते थे और उनकी धरती पर कई संप्रदाय स्थापित थे। शुई को दूसरे दर्जे का राज्य माना जाता था, क्योंकि इसमें पृथ्वी क्षेत्र के साधक थे और लॉन्चेन के दादा उनमें से एक थे। ये केवल संप्रदाय प्रवेश परीक्षा के कारण नहीं है, ये है इसके साथ जुड़ी अन्य खबरों के कारण है। मेई ने अपनी बहन की ओर देखते हुए कहा, वह क्या है? दक्ष ने मेई से पूछा। एक अफवाह है कि जवान साम्राज्य के पृथ्वी क्षेत्र के साधकों में से एक की बेटी को कई साल पहले एक साम्राज्य से एक सर्वोच्च संप्रदाय के शिष्य के रूप में चुना गया था। चूंकि उसके पिता जुवान साम्राज्य के एक संप्रदाय के एक बुजुर्ग हैं, इसलिए उन्होंने उसे प्रवेश परीक्षा देखने और परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित किया। मुझे नहीं पता कि यह कैसे फैला, लेकिन हर कोई जानता है कि वह इस साल की संप्रदाय प्रवेश परीक्षा देखेगी और सर्वोच्च संप्रदाय से अपनी वरिष्ठ बहन के साथ आएगी। मैंने समझाया, सर्वोच्च संप्रदाय आकाश क्षेत्र साधक। दक्ष गहरे विचारों में डूब गया। दिलचस्प है, इसलिए लोग उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनका प्रदर्शन अच्छा रहा तो उनके पास सर्वोच्च संप्रदाय की लड़कियों का ध्यान आकर्षित करने और उनके संप्रदाय में शामिल होने का मौका होगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, विभिन्न कुलों के कई प्रतिभाशाली लोग चयनित होने के बेहतर अवसर के लिए अपनी साधना बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मेई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेवकूफ, क्या वे सचमुच सोचते हैं कि वे 2 लड़कियों की
सिफारिश के माध्यम से एक सर्वोच्च संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं। दक्ष ने नागभान कोली वे सामान्य लड़कियां नहीं है गुरु, मैंने सुना है कि वह लड़की और उसकी वरिष्ठ बहन उस सर्वोच्च संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग की निजी शिष्या है। जू ने दक्ष को बीच में ही टोक हुए कहा। हम दक्ष की भौहों पर उठ गई और वह चौंक गया। जुवान राज्य की एक लड़की किसी ऐसे व्यक्ति की निजी शिष्य बन गई जो संभवतः आकाशीय क्षेत्र में है। वह वाकई बहुत प्रतिभाशाली होगी। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसे हुआ। जो भी हो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। दक्ष मुस्कुराया। क्या आप प्रवेश परीक्षा में शामिल होने नहीं जा रहे हैं मास्टर? जू ने पूछा जैसे ही उसने उसे सुना। परीक्षा के लिए अभी 3 महीने बाकी है। परीक्षा के लिए यह बहुत लंबा समय है। यात्रा में लगभग 15 दिन लगेंगे, इसलिए मेरे पास इसके बारे में सोचने के लिए बहुत समय है। अगर मेरा मूड हुआ तो शायद मैं इसे देखने जाऊं। क्या परीक्षा में भाग लेने के लिए मानदंड पिछले वर्षों की तरह ही है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ गुरुजी, व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसे आत्मा स्थापना क्षेत्र के 5वें चरण तक पहुंचना चाहिए। जू ने दक्ष को उत्तर दिया। क्या कुछ और भी हुआ है? दक्ष ने फिर पूछा। नहीं, कोई नहीं मास्टर। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए जवाब दिया। ओह, लेकिन तुमने ये तो नहीं बताया ने क्या किया है ना? दक्ष ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा और दोनों लड़कियों को चौंका दिया। माँ मास्टर, आपको इसके बारे में कैसे पता? मेई ने घबराए हुए भाव से पूछा। कोई बात नहीं, मुझे पूरी बात बताओ। दक्ष ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, मुझे से जुड़ी पूरी बात बताओ। दक्ष ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। हम आपको नहीं बता सकते मास्टर। हमने मैडम से वादा किया था कि हम कुछ नहीं कहेंगे। मुझे बहुत खेद है। जू ने चेहरे पर चिंता भरी नजर के साथ कहा। तुम? दक्ष ने मे की ओर नजर घुमाते हुए पूछा। मैं भी अपना वादा निभाऊंगी गुरु, यह आपके भले के लिए है। ये बेहतर है कि आपको इसके बारे में पता ना चले। मेई ने नीचे देखते हुए कहा। तो तुम दोनों मेरे आदेशों का पालन नहीं कर रहे हो? दक्ष खड़ा हुआ और उसने उन दोनों को देखा। वह उनकी ओर चलने लगा और कुछ ही कदम चलने के बाद वह उनके पास खड़ा हो गया। बैठे रहो, दक्ष ने आदेश दिया। जब उसने उन्हें उठते देखा वे दोनों फिर से बैठ गए। वह जू और मेई के सामने घुटनों के बल बैठ गया। क्या तुम सच में मुझसे कुछ छुपाओगी? दक्ष ने मेई की आंखों में सीधे देखा और अपना चेहरा उसके करीब लाकर पूछा। मैं हकलाते हुए सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि मैं इतना कमजोर हूं कि मैं एक खबर भी नहीं संभाल सकता? उसने अपना ध्यान बदला और जू को देखते हुए कहा। दक्ष तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपने बेडरूम की ओर चलने लगा। अगर तुम मुझे नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, तुम दोनों अब जा सकते हो, दक्ष ने निराश स्वर में कहा और बिना पीछे देखे अपने कमरे की ओर चल दिया। रुको गुरु, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने दक्ष को रोकते हुए कहा। बहन? उसने जू की ओर देखा जिसने सहमति में सिर हिलाया। दक्ष पीछे मुड़ा और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आगे बढ़ो, दक्ष ने कहा। ये सब 9 साल पहले हुआ था जब 2 लड़कियां अमर युवतियों की तरह आत्मिक जानवरों पर उड़ती हुई आए। एक जो 1314 साल की लग रही थी जबकि दूसरी थोड़ी बड़ी लग रही थी और उसके चारों ओर अधिक परिपक्व आभा थी। चूंकि तुम कोमा में चले गए थे और मैडम तुम्हारी देखभाल कर रही थी, इसलिए अन्य बुजुर्गों ने उनका स्वागत किया। छोटी लड़की ने कहा कि उसका नाम है और उसने कुलपति और मैडम से मिलने के लिए कहा। मैंने दक्ष को पूरी कहानी बतानी शुरू की। जब कुलपति और मैडम बाहर आ गए तो सिस्टर को आपकी देखभाल के लिए आपके पास छोड़ दिया गया जबकि मैं मैडम के साथ थी और मैंने जो कुछ भी हुआ उसे देखा। मेई ने धीमी आवाज में कहा। छोटी लड़की जाहिर तौर पर आपकी मंगेतर थी और वह सगाई रद्द करने के लिए यहाँ आए थी, मेई ने कहा और बीच बीच में दक्ष की ओर देखा। क्या मुझे कब से मंगेतर मिल गया? दक्ष के चेहरे के हाव भाव बदल गए क्योंकि वह सुनी हुई बातों से हैरान हो गया। मुझे अंदरूनी विवरण नहीं पता, लेकिन उसके आग्रह के बाद कुलपति और आपकी मां ने सगाई रद्द कर दी थी। दोनों लड़कियां अपने उड़ने वाले आत्मा जानवरों पर सवार होकर चली गई, मेई ने समझाया और उसने दक्ष की ओर देखा और उसके भावों को देखने की कोशिश की। बस इतना ही, यह पूरा मामला इसी बारे में था। मैं तो उसे जानता भी नहीं कि उसे सगाई रद्द करने की परवाह है, और अगर उसने सगाई रद्द नहीं की होती और अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं खुद ही इसे रद्द करने चला जाता। मैं नहीं चाहता कि मेरा जीवन दूसरों द्वारा तय किया जाए, खासकर मेरे प्रेम जीवन द्वारा। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। मुझे नहीं पता कि आप मुझे इस मामले के बारे में बताने से क्यों डर रहे थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहा। ठीक है, मैं अभी खेतीबाड़ी करता हूँ, इस बीच तुम दोनों कुछ भी कर सकते हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने बेडरूम में चला गया। युवा मालिक बहुत परिपक्व और मर्दाना है, मेई ने हल्के से कहा जब उसने दक्ष के बेडरूम के दरवाजे की ओर देखा। हाँ छोटी मेई, तुम दरवाजे को इतनी गौर से क्यों देख रही हो? क्या तुम दरवाजा खोलकर युवा मालिक की बाहों में कूदना चाहती हो? जू ने हल्की हंसी के साथ मेई की ओर देखते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता चला? क्या मेरे चेहरे पर भी वही भाव है जो तुम्हारे चेहरे पर था जब तुमने मास्टर को उनके कमरे के बाहर देखा था जब वे जागे थे? क्या मैं तुम्हें और देर तक गले लगा सकती हूँ मास्टर? अगर मुझे ठीक से याद है तो तुमने ने यही कहा था, मेई ने हंसते हुए जू को जवाब दिया जिसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि उससे याद आया कि उसने क्या किया था। लेकिन बहन, मुझे सचमुच युवा मास्टर पसंद है, काश मैं उनकी प्रेमिका बन पाती, लेकिन ये बस एक अधूरी इच्छा होगी क्योंकि वह हमसे बिल्कुल अलग दुनिया में है। मेई ने बुदबुदा या और उसका स्वर उदास हो गया। मैं भी वास्तव में मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की होगी जो अपने मालिक के साथ रहने पर हमारी तरह नहीं सोचेगी, जू ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी बहन की ओर देखा। अल्पिराम 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 अल्पिराम
अल्पराम 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 अपने कमरे के बाहर। क्या हो रहा था इसकी परवाह ना करते हुए दक्ष अपने बिस्तर पर बैठ गया। दक्ष ने अपनी अंगूठी से अंडा निकाला और असली दुनिया में वापस आने के बाद उसमें आए बदलावों को देखना शुरू किया। दक्ष ने देखा कि उस पर बने पैटर्न पहले से थोड़े चमकीले थे और उसका सुनहरा रंग और भी ज्यादा उभर कर आ रहा था। दक्ष ने अंडे पर हाथ रखा और उसे अपनी क्यूई खिलाना शुरू कर दिया। वह महसूस कर सकता था कि इस अंडे की भूख पहले से ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि यह पहले से ज्यादा तेजी से उसकी क्यूई सोख रहा था और ऐसा पहले से ज्यादा समय तक कर रहा था। जितना तुम्हें चाहिए उतना ले लो छोटे दोस्त, दक्ष ने क्यूई की आपूर्ति जारी रखते हुए कहा। आधे घंटे के बाद अंडे का अवशोषण बंद हो गया और वह सामान्य हो गया। इस बार ये लंबा था, ऐसा लग रहा है कि यह वास्तव में बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में जल्द ही बाहर आ जाएगा। आपको जल्द से जल्द इसके साथ एक अनुबंध स्थापित करना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि एक नवजात शिशु उस व्यक्ति को अपना परिवार मानता है जिसने उसे खिलाया है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना और पहले एक अनुबंध स्थापित करना बेहतर है ताकि यह आपको धोखा न दे सके, जून ने भारी आवाज में कहा जब वह दिखाई दी। मैंने सुना है कि जानवरों को काबू करने वाले लोग जानवरों को वफादार बनाए रखने के लिए उनके साथ अनुबंध करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कैसे किया जाता है, दक्ष ने कहा और उसने जून की ओर देखा। हम शायद आप किसी से मदद मांग सकती है, कोई होशियार, कोई जानकार और वर्षों का अनुभव रखने वाला, जून ने कहा और अपने हाथों को मुड़कर और सिर को ऊपर की ओर झुकाकर गर्व से खड़ी हो गई। हम कोई होशियार आदमी, मुझे लगता है कि माँ और दादाजी जानकार होंगे, शायद उन्हें पता होगा, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वे जानवरों को वश में करने की अनुबंध विधि के बारे में जानते होंगे, क्योंकि जो लोग ऐसी विधि जानते हैं वे सभी जानवर वश में करने वाले हैं जिनके पास जानवर है। ध्यान से सोचो, तुम्हें कोई होशियार व्यक्ति अवश्य पता होगा जिससे तुम मदद मांग सकते हो, जैसे कोई जो तुम्हारा करीबी हो, जून ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। ओम, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी ऐसे होशियार व्यक्ति को जानता हूँ, दक्ष ने जून को ध्यान से देखा, लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर हिला दिया और एक विचारशील भाव के साथ बड़बड़ाया। जून अवाक रह गई क्योंकि वह दक्ष को देख रही थी। ओम, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी ऐसे होशियार व्यक्ति को जानता हूँ, दक्ष ने जून को ध्यान से देखा, लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर हिला दिया और एक विचारशील भाव के साथ बड़बड़ा। जून अवाक रह गई क्योंकि वह दक्ष को देख रही थी। तुम, क्या मैं समझदार नहीं हूँ? क्या तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो? जून ने गुस्से से भरी आवाज में कहा और उसका चेहरा लाल हो गया। तुम, हाँ, मैं तुम्हारे बारे में पूरी तरह से भूल गया था, तुम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो जिन्हें मैं जानता हूँ, दक्ष ने कहा जैसे कि उसे एहसास हो गया हो। हम, जून ने चेहरे पर गर्व भरी नजर के साथ सिर हिलाया। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? दक्ष ने जून को देखते हुए पूछा। हम, चूंकि आप मेरी महानता के बारे में जानते हैं और इतनी ईमानदारी से पूछ रहे हैं, मैं आपकी मदद करूंगा, बस जैसा मैं कहूं वैसा करो, जून ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। अपनी एक उंगली को हल्के से काट लो या पिन से चिबो दो ताकि उसमें से रक्त निकले, क्योंकि तुम्हें अपने रक्त से अंडे पर एक चिन्ह बनाना है, जून ने दक्ष से कहा। जून ने अपनी उंगली से दक्ष के माथे को छुआ। जैसे ही दक्ष के दिमाग में एक अजीब प्रतीक की छवि उभी। अंडे पर जो पैटर्न दिख रहा है उसे अपने रक्त से बनाओ। अगर अनुबंध सफल होता है तो रक्त अंडे द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, लेकिन अगर यह विफल हो जाता है तो तब वही रहेगा और कुछ नहीं करेगा, जून ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा, लेकिन जल्द ही उसने जैसा कहा वैसा ही किया और अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगा लिया जिससे रक्त बहने लगा। फिर उसने अपने रक्त से अंडे पर एक पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही अंडे पर अजीबोगरीब प्रतीक उखड़ा गया, दक्ष ने बड़ी उम्मीदों के साथ अंडे को देखना शुरू कर दिया। ये कैसा है? मैं इसे पूरी तरह से नहीं बना पाया, दक्ष ने बड़बड़ाया। ये काम करने के लिए काफी अच्छा है, जून ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। कुछ हो रहा है? दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा जब उसने देखा कि उसके द्वारा बनाया गया प्रतीक बैंगनी प्रकाश से चमक रहा है और जल्द ही वह बिना किसी परेशानी के अंडे द्वारा अवशोषित कर लिया गया। ये सफल है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक ऐसा ही होगा, अब तुम्हारा रक्त कोई साधारण रक्त नहीं है, इसलिए असफलता की कोई संभावना नहीं है जब तक कि तुम्हारे अंदर कोई महान जानवर न हो जो तुमसे इतनी नफरत करता हो कि तुम्हारे साथ अनुबंध स्थापित करने के बजाय मर जाना चाहे, जून ने मुस्कुराते हुए कहा। हम तो अंदर कोई महान जानवर नहीं है, दक्ष ने बड़बड़ाया। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, मेरा मतलब था कि अगर अंदर कोई महान जानवर है और वह आपके साथ अनुबंध स्थापित नहीं करना चाहता है, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि अंदर क्या है, लेकिन अगर यह एक महान जानवर है तो आप वास्तव में भाग्यशाली हैं, जून ने एक हंसी के साथ कहा। लन चेन ने कहा, मैं महसूस कर सकता हूं कि एक संबंध स्थापित हो रहा है, क्या तुम इसे देख सकते हो? क्या तुम्हारे मन में जानवर की छवि है? मुझे अपने विचारों तक पहुंचने दो, मैं भी इसे देखना चाहता हूं, जून ने उत्सुकता से कहा। ऐसा नहीं है, जब भी मैं लिन के दूसरी तरफ देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे हर जगह केवल धुंधली दिखाई देती है, मैं कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता हूं, दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ कहा।
कहा ओह ये ठीक है, वैसे भी हम जल्द ही जान लेंगे कि अंदर क्या है, मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जुन ने अंडे को घूरते हुए कहा मैं आज के लिए अपनी साधना शुरू करने जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। दक्ष ने अपनी साधना शुरू करते हुए कहा हम ठीक है। जुन ने बुदबुदाते हुए अपने गल फुला हुए गायब हो गई। दक्ष ने अपनी साधना शुरू की क्योंकि उसने प्राकृतिक क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया था। इसे एक निश्चित मार्ग से गुजरने के बाद ये सब उसकी मार्शल आत्मा द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। उसकी साधना धीरे धीरे बढ़ती रही, हालांकि यह वृद्धि परीक्षण दुनिया की तुलना में बहुत धीमी गति से थी, लेकिन वह जानता था कि यह दर भी बहुत असामान्य थी। 1 घंटे में वह साधना में जो वृद्धि हासिल कर रहा था वह ऐसी थी जिसे हासिल करने में औसत लोगों को कई दिन लग जाते थे। चूंकि लॉन्गचेन साधना में खोया हुआ था, उसके दादा शाही महल में पहुंच गए थे जहां उन्हें तुरंत प्रवेश की अनुमति दे दी गई। शुई के राजा यहान शाही दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे हुए आधिकारिक मामलों के बारे में बात कर रहे थे, तभी एक खोजे ने आकर उनके कान में कुछ फुसफुस यहाँ हा वह बूढ़ा आदमी कभी नहीं बदलेगा, हम हमेशा उससे कहते हैं कि वह जब चाहे हमें बताए बिना शाही दरबार में आ सकता है, लेकिन वह अभी भी औपचारिकताओं का पालन करता है, जाओ उसे बुलाओ। यहान ने हिजड़े की बातें सुनकर हंसते हुए हिजड़े को आदेश दिया, जल्दी से बाहर चला गया। जैसे ही रॉयल कोर्ट के दरवाजे खुले तेज प्रताप अंदर गया और राजा यकी और बड़ा आज तुम यहाँ क्यों आए हो? राजा ने तेज प्रताप की ओर देखते हुए पूछा महाराज मैं आपको और पूरे शाही परिवार को हमारे घर पर आयोजित भोज में आमंत्रित करने आया हूँ, जो मेरे पोते के 3 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कोमा से जागने की खुशी में आयोजित किया जा रहा है। तेजा प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा हम वह जाग गया कैसे? हमारा मानना है कि राज्य के हर चिकित्सक ने मान ली थी। उन सभी ने कहा कि उसका कोई इलाज नहीं है। क्या हमारे राज्य में कोई नया चमत्कारी चिकित्सक है जिसके बारे में हम नहीं जानते, जिसने कुछ ऐसा किया है जो हमारे शीर्ष चिकित्सक नहीं कर पाए? राजा की भह तन गई। महाराज सही कह रहे हैं, कोई भी चिकित्सक कुछ भी करने में सक्षम नहीं था, लेकिन दुनिया के सबसे महान चिकित्सक ने हमें सम्मानित किया और दक्ष फिर जाग गया। तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा दुनिया का सबसे महान चिकित्सक कौन? वह हमारे राज्य में क्या कर रहा है? योहान ने भ्रमित नजर से पूछा मेरा मतलब भगवान से था। महामहिम भगवान की कृपा से दक्ष बिना किसी इलाज के जागने में सक्षम थी। तेज प्रताप ने स्पष्ट करते हुए कहा हाँ तो तुम भगवान के बारे में बात कर रहे थे, तुमने सचमुच हमें एक पल के लिए भ्रमित कर दिया। राजा ने हंसते हुए कहा ठीक है, हम निमंत्रण स्वीकार करते हैं, हम कल समारोह में शामिल होंगे। राजा ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तेज प्रताप ने चारों ओर देखा और दरबार के सदस्यों को भी आमंत्रित किया। महाराज अब मैं विदा लेता हूँ, आपके महत्वपूर्ण मामलों में बाधा डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तेज प्रताप ने यहान की ओर देखते हुए कहा ठीक है, तुम जा सकते हो। राजा ने कहा। तेज प्रताप शाही दरबार से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठते ही महल से बाहर निकल गया। गाड़ी पूर्व दिशा की ओर चल पड़ी। ड्रैगन शहर के पूर्व में एक बड़ी हवेली थी, एक आलीशान ड्रैगन प्रतीक वाली गाड़ी इस बड़ी हवेली के सामने पहुंची। दरवाजे पर खड़े पहरेदार ने गाड़ी को देखा और उनमें से एक ने तुरंत किसी को सूचित करने के लिए हवेली में प्रवेश किया। हाँ ओल्ड रेनाज, तुम यहाँ क्यों आए हो? एक सफेद दाढ़ी वाला और सफेद बालों से भरा सिर वाला जोश से भरा हुआ एक आदमी आलीशान हरे रंग की पोशाक पहने हुए हवेली से बाहर आया। उसके पीछे एक काले बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी था जो 30 के दशक के आसपास का लग रहा था। कुछ नौकर भी पीछे पीछे चल रहे थे। हाँ, इतनी उम्र में भी आप इतने तेज हैं, मैं अभी अभी आया हूँ और आप पहले से ही यहाँ हैं। तेज प्रताप हंसा और गाड़ी खाली करके हरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी की ओर चल दिया। बेशक मैं आपकी जैसी क्षमता वाले किसी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कैसे नहीं आ सकता? वह आदमी हंसा। हम दोनों पृथ्वी लोक में हैं, इसलिए हमारी क्षमता में बहुत अंतर नहीं है, क्या ये सही नहीं है पुराने वेन? तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया ये सच है, मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। अगली बार जब हम लड़ेंगे तो मैं अपनी ताकत साबित कर दूंगा। पिछली बार तुम मुझे हराने में सफल रहे थे और राज्य में महामहिम के बाद दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति का खिताब जीता था, लेकिन अगली बार तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए और दृढ़ निश्चय से भरी आंखों से कहा समय आने पर हम इस बारे में देखेंगे, वैसे आज मैं यहाँ एक अलग काम के लिए आया हूँ। तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा क्या बात है? अंदर आओ, हम शांति से बात कर सकते। आदमी ने अपने चेहरे पर स्पष्ट जिज्ञासा के साथ पूछा। बूढ़े वेन, मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं आज आराम नहीं कर सकता, मुझे कई जगहों पर जाना है। वैसे इस बार मैं यहाँ एक खुशी के लिए आया हूँ, मेरा पोता दक्ष 3 साल के बाद अपने कोमा से जाग गया है। मैंने जश्न मनाने के लिए एक दावत देने का फैसला किया है। मैं आपको और आपके किन परिवार को जश्न में आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। तेजा प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जिस आदमी से बात कर रहा था उसका नाम किनवेन था। वह शुई के 3 सर्वोच्च कुलों में से एक पूर्व के किन कबीले का मुखिया था। हालांकि वे अपने अपने परिवारों के नेता थे जो कभी कभी बहस करते थे, लेकिन किन और लोन कबीले के बीच कोई टकराव नहीं था। कम से कम बाहरी
तौर पर तो नहीं। ओह छोटा जाग गया, बधाई हो ओल्ड रेन चक्की, आप हमें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने आए हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से आएंगे। किन वेन ने मुस्कुराते हुए निमंत्रण स्वीकार कर लिया। धन्यवाद बोले वेन, मैं अब चलता हूँ, मुझे भी पश्चिम की ओर जाना है। तेज प्रताप ने पश्चिम की ओर देखते हुए कहा, आप गू कबीले को भी आमंत्रित कर रहे हैं, मुझे लगा कि आपके दो कबीलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। किनवेन ने एक विचारशील भाव से पूछा, हमारे बीच झगड़े एक अलग मामला है, लेकिन यह एक खुश का अवसर है। इसके अलावा जब मैं दूसरों को आमंत्रित कर रहा हूं तो मेगा कबीले को अलग नहीं कर सकता। बड़ा आदमी जियान एक छोटे बच्चे की तरह इसके बारे में महामहिम से रोएगा और मुझे पूरे राज्य में एक तुच्छ व्यक्ति माना जाएगा। तेजा प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, आपको उन्हें भी आमंत्रित करना चाहिए। तेजा प्रताप की बातें सुनते ही किनवेन हंसने लगा। मैं आप विदा लेता हूँ, मैं कल अपने घर पर तुमसे मिलूंगा, हमेशा की तरह देर मत करना। तेज प्रताप हंसते हुए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा और उसमें बैठ गया। गाड़ी ड्रैगन सिटी के पश्चिमी भाग की ओर चल पड़ी। पिताजी, क्या हम उनकी दावत में जा रहे हैं? किनवेन के पीछे चल रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सीधे भाव से पूछा। हाँ, हमें करना ही होगा, वह हमें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने आया था। क्या आपको लगता है कि हम उसके व्यक्तिगत निमंत्रण को अस्वीकार कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? साथ ही मैं इस गिरे हुए प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपनी आंखों से देखना चाहूंगा जो ड्रैगन शहर की रोशनी से प्रकट और गायब होता रहता है। यह मजेदार है कि वह बूढ़े रेन को इतना बेचैन कर सकता है। किनवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सबको तो नहीं ले जा सकते, फिर हम किसे अपने साथ ले जा रहे हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। अपनी पत्नी और बेटी को साथ ले आओ, हम 4 लोग जाएंगे। किनवेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं उन्हें सूचित कर दूंगा, आदमी ने कहा और हवेली के अंदर वापस चला गया। किनवेन ने भी जल्द ही उसका अनुसरण किया और अंदर प्रवेश किया। तेजा प्रताप की गाड़ी ड्रैगन शहर के पश्चिम में गू कबीले की हवेली तक पहुंची। ये हवेली और किन कबीले की हवेली जितनी ही बड़ी थी। तेज प्रताप गाड़ी से बाहर आया और उसने देखा कि एक काले बालों वाला आदमी हवेली से बाहर आ रहा है। उसके पीछे नौकर और पहरेदार है। यह आदमी 40 साल का लग रहा था। उसका मोटा पेट उसके गोल मटोल चेहरे पर खूब जंच रहा था। गलिन, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने आया हूँ, तेज प्रताप ने कहा। उसने उस व्यक्ति को देखा और उसे ग कबीले के कुलपति गलिन के बेटे के रूप में पहचाना। वरिष्ठ रेन, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं उनसे मिलने की आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। बात यह है कि पिताजी अभी अभी बंद दरवाजे वाली साधना में प्रवेश कर चुके हैं, मैं उनकी साधना में बाधा नहीं डाल सकता, इसलिए यदि आपको किसी चीज की जरूरत है या कोई बात करनी है तो आप मुझे बता सकते हैं। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे आपके बुढ़े पिता से कोई महत्वपूर्ण बात करनी है। मैं यहाँ केवल गू परिवार को दावत में आमंत्रित करने आया हूँ, जो हम कल अपने पोते के 3 साल की नींद से जागने के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने उस आदमी को एक कार्ड दिया। आमंत्रण के लिए धन्यवाद, हम किसी को इसमें शामिल होने के लिए भेजेंगे। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी तुम्हें ठीक लगे, अब मैं विदा लेता हूँ, बहुत से महत्वपूर्ण लोगों को आमंत्रित करना है। तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चली गई। उसका पोता 3 साल बाद कोमा से जाग गया। इसमें खुश होने की क्या बात है? वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन पिछले 7 सालों से खेती के बिना वह अब सिर्फ खड़ा है और वह हमेशा खड़ा ही रहेगा, क्योंकि खेती में 7 साल का अंतर खास तौर पर उनके सुनहरे सालों में कोई भी व्यक्ति दूर नहीं कर सकता। अगर मेरा भी ऐसा बेटा होता तो मैं खुश नहीं होता, उस आदमी ने धीमी आवाज में बुदबुदाया जब उसने गाड़ी को दूर जाते देखा। जो भी हो, यह उनका परिवार है, वे चाहे तो कचरे का भी जश्न मना सकते हैं, मुझसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वह आदमी सीधे भाव से बुदबुदा आता हुआ हवेली के अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे उसके नौकर भी थे। उस दिन लान कबीले की गाड़ी को ड्रैगन शहर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाते देखा जा सकता था। दक्ष अपने कमरे में साधना कर रहा था, तभी दस्तक सुनाई दी, मास्टर डिनर तैयार है, मैडम डिनर टेबल पर आपका इंतजार कर रहे हैं। एक आवाज आई। दक्ष ने उस आवाज को मेई की आवाज के रूप में पहचाना। उसने अपनी साधना समाप्त की और खड़ा हो गया। रात हो चुकी है। साधना के दौरान समय बहुत तेजी से बीत गया। मैं पहले ही महसूस कर सकता हूँ कि सफल निकट है। मैंने पहले ही परीक्षण दुनिया में स्वर्ण कोर क्षेत्र के 8वें चरण के शिखर को प्राप्त कर लिया है। जल्द ही मैं स्वर्ण कोर क्षेत्र के 9वें चरण में पहुंच जाऊंगा। जब मैं पृथ्वी क्षेत्र में पहुंच तो दादाजी बहुत आश्चर्यचकित होंगे यदि उस समय उन्हें पता चले कि मैं उनके समान ही साधना क्षेत्र में हूं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए दरवाजे की ओर चलते हुए कहा। दक्ष ने दरवाजा खोला और देखा कि मेई बाहर खड़ी है। उसने हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी, जिससे उसका शरीर और भी ज्यादा उभर कर दिख रहा था। तुम नीले रंग में अच्छी लग रही हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। मेई उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने लाल चेहरे के साथ अपनी नीली पोशाक को देखा। ठीक है, चलो चलते हैं, माँ को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवा सकते, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। वैसे तुम्हारी बहन कहाँ है? मैंने कभी एक को दूसरे के बिना नहीं देखा, दक्ष ने मेई का पीछा करते हुए पूछा। अल्पविराम, जब मैं आपको ये बताने आई थी तब बहन मैडम के साथ सामान तैयार कर रही थी। और ठीक है, मैंने देखा कि आपके शौचालय में सुबह के स्नान के लिए कोई औषधीय जड़ी बूटियां नहीं बची है, मैं सुबह और लाऊंगी। मैंने पीछे मुड़ते हुए कहा, जैसे उसे कोई महत्वपूर्ण बात याद आ गई हो। ये ठीक है, आप इसे
सुबह कर सकते हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वे जल्द ही पल्लवी के आंगन में पहुंच गए जहां एक आयताकार मेज रखी हुई थी और उसके चारों ओर कुछ कुर्सियां थी। पल्लवी एक कुर्सी पर बैठी थी जबकि जू उसके पीछे खड़ी थी। जल्दी करो, खाना ठंडा हो जाएगा, पल्लवी ने अपने चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान के साथ कहा। जब उसने दक्ष को अंदर आते देखा, दक्ष उसके पास बैठ गया। जू ने व्यंजन परोस शुरू किया तो प्लेटें पहले से ही उनके सामने रखी हुई थी। पल्लवी और दक्ष अपने भोजन के दौरान बेतरतीब बातें करते रहे। वैसे के साथ क्या मामला है? मैंने आज कुछ गार्डों को इसके बारे में बात करते हुए सुना। मुझे आपको अभी बता देना चाहिए कि मैं खुद किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जिसे मैं नहीं जानता। वैसे भी कथित टूटी हुई सगाई के बारे में क्या आप मुझे पूरे मामले के बारे में बता सकते हैं? मैं इसके बारे में जानने को उत्सुक हूँ, दक्ष ने उनके खाने के बीच में बड़बड़ाई। या यह आप पहले से ही जानते हैं? मैंने सोचा कि यह बेहतर होगा यदि आप इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे छिपाया नहीं जा सकता है, पल्लवी ने धीमी आवाज में कहा। ये ठीक है माँ, ऐसा नहीं है कि मुझे इसकी परवाह है, मैं बस जिज्ञासा अवश्य इसके बारे में जानना चाहता हूँ, दक्ष ने आश्वस्त मुस्कान देते हुए कहा। ये सब तब शुरू हुआ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। उस समय तुम्हारे पिता की उम्र सिर्फ 18 साल थी और वे पहले ही आत्मा स्थापना क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे। वे ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय के संप्रदाय प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए जुवान साम्राज्य गए थे। मैंने सुना है कि उनका प्रदर्शन सभी प्रतिभागियों में सबसे अच्छा था, उन्हें आसानी से चुना गया था। चुने गए साधकों में एक और व्यक्ति था जिससे तुम्हारे पिता ने दोस्ती की थी, वह था युदक्ष शाओ। वे संप्रदाय में रहे और वहां साधना की। उनकी दोस्ती सालों बीतने के साथ बढ़ती गई। एक दिन वे दोनों नशे में थे जब तुम्हारे पिता और युदक्षा ने एक दूसरे से वादा किया। पल्लवी ने समझाना शुरू किया। क्या वह वादा मेरी सगाई के बारे में था? दक्ष ने पूछा। कुछ हद तक उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि जैसे वे भाई हैं, अगर उन दोनों का बेटा हुआ तो वे भी भाई माने जाएंगे और अगर एक का बेटा हुआ और दूसरे का बेटी हुई तो उन्हें सगाई माना जाएगा और सही उम्र होने पर उनकी शादी कर दी जाएगी। पल्लवी ने अपने चेहरे पर कई भाव स्पष्ट करते हुए कहा। जब आपके पिता 23 साल के थे तो उन्होंने किसी कारण से संप्रदाय छोड़ दिया, हालांकि उन्होंने मुझे कभी कारण नहीं बताया। मैंने सुना है कि उन्हें उस संप्रदाय के एक बुजुर्ग से कुछ परनी थी, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। वैसे भी छोड़ने के बाद भी आपके पिता कभी कभी अपने दोस्त से मिलने के लिए जुवान साम्राज्य जाते रहे और आपके जन्म के ठीक बाद आपकी सगाई युदक्षा की बेटी से हुई जो उस समय सिर्फ 2 साल की थी। यह वादा किया गया था कि जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप दोनों की शादी हो जाएगी। पल्लवी ने आगे कहा। तुम्हारे कोमा में जाने के कुछ दिनों बाद जिस लड़की से तुम्हारी सगाई हुई थी वही यहाँ आ गई। शायद उसे अभी अभी अपनी शादी के बारे में पता चला हो या कोई और कारण हो, लेकिन वह सगाई रद्द करना चाहती थी। हालांकि यह तुम्हारे पिता ने वादा किया था, लेकिन मैं किसी लड़की को मजबूर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। पल्लवी ने चेहरे पर उदास मुस्कान के साथ कहा। कोई बात नहीं माँ, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपको यही सुझाव देता, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। खाने के लिए धन्यवाद, मैं अब वापस जा रहा हूँ, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। ठीक है, शुभ रात्रि, पल्लवी ने कहा और अपनी आंखों में प्यार के साथ दक्ष को देखा। दक्ष उसके आंगन से वापस अपने आंगन में चला गया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने अपने कपड़े बदले और अधिक आरामदायक कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेट गया। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। हाँ, मैं तकनीकी रूप से 3 साल से अधिक समय से सो रहा हूँ, अब मुझे नींद कैसे आ सकती है? दक्ष ने हंसते हुए कहा कि उसे नींद नहीं आ रही थी, मुझे इसके बजाय खेती करनी चाहिए, लंगचेन ने बड़बड़ा हुए कहा और वह उठकर बैठ गया और अपनी खेती शुरू कर दी। रात बीत गई और दिन आ गया। दक्ष को एहसास ही नहीं हुआ कि उसने साधना में कितना समय बिताया। उसने अपनी आंखें खोलते ही साधना पूरी कर ली। हम रात बहुत जल्दी बीत गई। तो आज वह दावत है जिसके बारे में दादाजी बात कर रहे थे, मुझे शायद जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए, दक्ष ने बड़बड़ा हुए अपनी अलमारी की ओर चलते हुए कहा। उसने एक अच्छी जोड़ी कपड़े चुने, उन्हें अपने बिस्तर पर रखा और फिर अपने पुराने कपड़े उतार दिए। वह पहले नहाने की उम्मीद में बाथरूम की ओर चला गया। उसने बाथरूम का दरवाजा अपनी ओर खोला, लेकिन अंदर पहले से ही किसी को देखकर वह रह गया। मैं आज जितनी जल्दी हो सका उठ गई। कबीले से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के बाद वह जल्दी से दक्ष के कमरे की ओर चली गई। वह अभी उसके दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी कि उसने देखा कि दरवाजे पर पहले से ही एक छोटा सा छेद था। हम लगता है कि मास्टर कल रात दरवाजा बंद करना भूल गए थे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बेवकूफ होगा कि मास्टर के कमरे से कुछ लाने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना बेहतर है। मैं उन्हें बाद में इसके बारे में बताऊंगी। हालांकि आज के लिए यह अच्छा है क्योंकि मुझे अपना काम पूरा करने के लिए उनकी नींद में खलल डालने की जरूरत नहीं है, मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा। जब वह दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुई, वह सीधे हॉल से बाथरूम की ओर चली गई और अंदर बड़े बाथ टब में औषधीय जड़ी बूटियां मिलाना शुरू कर दिया जो पानी से लबालब भरा हुआ था। पूरा हो गया। उसने अपना काम पूरा करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा। वह खड़ी हुई और दरवाजे की ओर चलने लगी। चूंकि बाथरूम का दरवाजा पहले से ही
खुला हुआ था। उसने दरवाजा खोलने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, लेकिन अजीब बात यह है कि जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे को छूती, दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर गिरने के बजाय उसका हाथ किसी और पर गिर गया। जब उसने देखा कि क्या हुआ तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। डॉट 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 डॉट। दक्ष ने दरवाजा खोला लेकिन देखा कि एक पतला हाथ उसकी ओर आ रहा है जो उसके नंगे सीने पर आ गया। वह अचंभित रह गया जब उसने देखा कि मेई उसके सामने खड़ी है, उसका कोमल हाथ उसकी सीना पर रखा हुआ था। दक्ष ने उसे देखा केवल ये देखने के लिए कि उसका मुंह खुला हुआ था जबकि आंखें नीचे की ओर देख रही थी। उसने भी नीचे देखा लेकिन पाया कि वह उसके छोटे से लड़के को घूर रही थी। उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी लेकिन उसने इसे बाहर नहीं दिखाया। वह अपनी आंखें बंद करना चाहता था लेकिन उसने आत्मविश्वास से भरा अभिनय करने का नाटक किया और वहीं खड़ा रहा। उसे यह स्थिति अजीब और रोमांचक दोनों ही लग रही थी। उसके सीने पर उसके कोमल हाथ और उसका उसके छोटे चेन पर था। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। उसका छोटा लड़का तब तक बड़ा होता रहा जब तक कि वह पहाड़ की तरह ऊंचा नहीं हो गया। ये बढ़ गया। मेरी मदद नहीं कर सकी लेकिन बड़बड़ा हुए उसने इसे एक अचंभे में देखा। हाँ, कभी कभी खूबसूरत महिलाओं की मौजूदगी में ऐसा होता है, अगर कोई इसे छू ले तो यह और भी बड़ा हो जाएगा। दक्ष अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। मेई ने ऊपर की ओर देखा, उसकी आंखें दक्ष की आंखों से मिली और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने अपनी आंखें बाएं और दाएं घुमाकर रास्ता ढूंढने की कोशिश की जिससे वह बाहर निकल सके लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। दक्ष खुले स्थान के सामने खड़ा था, उसके पास भागने का कोई और रास्ता नहीं था। उस समय भी वह खुद को रोक नहीं सकी और उसने दक्ष की खड़ी तलवार पर एक नजर डाली। अगर तुम चाहो तो अच्छी तरह से देख सकती हो, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा और अधिक आत्मविश्वास से भरा दिखने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने वास्तव में उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपनी नजरें छिपाए बिना खुले तौर पर उसे देखने लगी तो वह असमंजस में पड़ गया। ये पहली बार है जब मैं किसी आदमी को बिना कपड़ों के देख रही हूँ। यह मेरी आंखों के सामने बड़ा हो गया। कितना चमत्कारी है, मेई ने लाल चेहरे के साथ मच्छर जैसी आवाज में कहा जब वह दक्ष के निचले शरीर को देखती रही। ऐसा तब होता है जब मैं यौन उत्तेजित होती हूँ जो अक्सर मेरे नियंत्रण से बाहर होता है। ये तुम मुझसे उत्साहित हो? मेई उसकी आंखों में देखते हुए पूछने से खुद को रोक नहीं सकी। कौन नहीं चाहेगा? मैं तुम्हारे सामने नग्न खड़ा हूँ जबकि तुम्हारा कोमल हाथ मेरी सीना पर है और तुम्हारी आंखें मेरी मर्दानगी को देख रही है। दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए कहा मैं माफी मांगती हूँ। उसने जल्दी से उसके हाथ उसकी सीना से हटा लिए। तुम जा सकती हो जब तक कि तुम मेरे साथ नहाना ना चाहो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जाऊंगी, लेकिन मैंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन बीच में ही रुक गई क्योंकि उसने बाएं और दाएं देखा। और ठीक है, दक्ष ने कहा और उससे बाहर निकलने का रास्ता देते हुए एक तरफ हट गया। वह तेजी से उसके पास से गुजरी लेकिन कुछ कदम चलने के बाद रुक गई। क्या मैं इसे छू सकता हूँ? दक्ष बाथरूम के अंदर कदम रखने ही वाला था कि उसे पीछे से आती हुई आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और पीछे मुड़ा। उसने देखा कि मेई वहां खड़ी थी और अपने खूबसूरत चेहरे पर चिंता भरे भाव के साथ उसे देख रही थी। उसने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा, माँ, मास्टर ने कहा कि अगर मैं इसे छूं तो यह और भी बड़ा हो जाएगा। क्या मैं इसे छूने की कोशिश कर सकती हूँ? मेई ने लाल चेहरे के साथ कहा जिससे दक्ष अवाक रह गया। दक्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसका एक हिस्सा हाँ कहना चाहता था जबकि उसका दूसरा हिस्सा उससे एक अच्छा इंसान बनने और उसे मना करने के लिए कह रहा था। ये ठीक है, दक्ष ने उसके अनुरोध पर सहमति जताते हुए कहा। मैं छोटे छोटे कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगी। जल्द ही वह उसके सामने खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी। उसका हाथ जल्द ही दक्ष के मर्दाना अंत को छू गया। वह उसके छोटे से को यहाँ वहां छूती रही जिससे दक्ष को उसके हाथ के स्पर्श का आनंद मिल रहा था। यह इसे करने का एक बेहतर तरीका है। दक्ष बुदबुदा नहीं से खुद को रोक नहीं सका। किस रास्ते से? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मास्टर, मेई ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। घुटनों पर बैठ जाओ, दक्ष ने धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेई ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था और घुटनों के बल बैठ गई। उसका चेहरा दक्ष के मर्दानगी के ठीक सामने था। दक्ष ने उसके दाहिने हाथ को धीरे से पकड़ा और उसे अपने छोटे ड्रैगन की ओर ले गया जिससे उसका हाथ मजबूती से पकड़ में आ गया। इसे पकड़ते समय अपने हाथों को आगे पीछे करने की कोशिश करो। दक्ष ने बड़बड़ा हुए उसका हाथ पकड़ लिया जो उसके छोटे ड्रैगन को पकड़े हुए था। उसने उसके हाथों को छोड़ने से पहले कुछ बार उसके हाथ को आगे पीछे करना शुरू किया और उसे खुद ही यह सब करने के लिए छोड़ दिया। मेई ने अपने कोमल हाथों से दक्ष की छड़ी के साथ 10 मिनट से ज्यादा समय तक इसी तरह खेलना जारी रखा। दक्ष को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह एक ही समय में स्वर्ग और नर्क में था क्योंकि उसे उसके स्पर्श की अनुभूति का आनंद मिल रहा था। मुझे लगता है कि यह और भी बढ़ गया है, मैं इन्हें धीमी आवाज में टिप्पणी की क्योंकि उसने अपने हाथों को हिलाना जारी रखा। हाँ, यह आपकी महान सेवा के लिए
लिए आपको सम्मान दे रहा है, दक्ष ने बड़बड़ाया, लेकिन जल्द ही उसे अपने शब्दों पर पछतावा होने लगा। उसे लगा कि यह कहने के लिए एक घटिया बात थी। अपने हाथों को तेजी से हिलाने की कोशिश करो, दक्ष ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। वह उस अनुभूति में खो गया। मेई ने अपने हाथ की गति बढ़ा दी और वह अपने हाथ को और भी तेजी से आगे पीछे हिलाने लगी। ये 10 मिनट से ज्यादा समय तक चलता रहा। मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, दक्ष ने बंद आंखों से कहा। मैं समझ नहीं पाई कि दक्ष का क्या मतलब था। उसने बस उससे पूछने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि दक्ष के छोटे ड्रैगन के मुंह से एक सफेद तरल पदार्थ निकला। इससे पहले कि मैं समझ पाती कि क्या हो रहा है, ये तरल पदार्थ उसके मुंह में चला गया, जबकि इसका एक हिस्सा उसके रस्सी लेई पर आ गया। इन्हें जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और सदमे में निगल गई। उसे लगा जैसे उसका पूरा मुंह चिपचिपा हो गया है, क्योंकि यह सफेद तरल पदार्थ उसने अनजाने में निगल लिया था। मुझे माफ कर दो, दक्ष ने बड़बड़ा हुए अपनी आंखें खोली और देखा कि मेई के लाल लिप्स उसके सामान से ढके हुए थे। ये गर्म और नमकीन है, मेई ने कहा जब उसने दक्ष की आंखों में देखा। उसके आईपीएस अभी भी सफेद तरल से ढके हुए थे। तुमने इसे निगल लिया? दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। हाँ, गलती से। क्या ये खतरनाक है मास्टर? उसने चेहरे पर चिंता भरी नजर से पूछा। नहीं, यह वास्तव में स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, दक्ष ने उसके होठों को देखते हुए कहा। मेई ने उसकी बातें सुनी और राहत की सांस ली, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसलिए मुझे इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेई ने बड़बड़ा हुए अपने होठों को चाटा और बचा हुआ हिस्सा भी निगल लिया। दक्ष पूरे समय अपना मुंह थोड़ा खोलकर उसे देखता रहा। हाँ, क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए था? मेई ने चिंतित भाव से दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए था? मेई ने चिंतित भाव से दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। अहम मैं नहीं, ये केवल लड़कियों के लिए है। दक्ष अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ कुछ बार खांसने से खुद को रोक नहीं सका और फिर उसने मेई को देखते हुए कहा। ओह, मेई मुस्कुराए और उसने फिर से अपना हाथ आगे पीछे करना शुरू कर दिया। ये ठीक है, तुम ऐसा करना बंद कर सकती हो, दक्ष ने मेई से कहा। कुछ गड़बड़ है मास्टर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मैं माफी चाहती हूँ, मैंने पहली बार इसे छुआ है, उसने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। ठीक है, तकनीकी तौर पर कोई बात नहीं, दक्ष कुछ कहने वाला था, क्योंकि उसे वह क्षण याद आ गया जब मेई ने उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट से दक्ष तक किया के दौरान उसकी चीज को एक पवित्र हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने खुद को बोलने से रोक लिया। खैर, बात यह है कि मुझे नहाना भी है और तैयार भी होना है, अगर मैं यहीं रुका तो पार्टी के लिए देर हो जाएगी, दक्ष ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। ओह ठीक है, मैं आज के लिए रुक जाऊंगी, मेई ने खड़े होते हुए कहा। यह बेहतर है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अब विदा ले हूँ मास्टर, मेई ने धीमी आवाज में कहा और पीछे मुड़ी, लेकिन आखिरी बार उसने ऊपर से नीचे तक दक्ष को देखा। दक्ष ने बाथरूम में प्रवेश किया और देखा कि मेई बाहर निकल गई है। जल्दी ही नहाने के बाद दक्ष बाथरूम से बाहर आया और अपने बिस्तर पर चला गया। उसने अपने चुने हुए कपड़े पहने और तैयार हो गया। हाँ, दिन की शुरुआत दिलचस्प थी, देखते हैं इसका अंत कैसा होता है, दक्ष ने अपने चेहरे पर दिलचस्पी भरी नजर से कहा और अपने आंगन से बाहर पहला कदम रखा। वह अपने बगीचे से गुजरा, लेकिन उसने देखा कि एक नौकर पौधों को पानी दे रहा है। दक्ष ने उसे पहचान लिया कि वह वही आदमी है जिसने उस दिन उसका मजाक उड़ाया था जब दक्ष पहली बार इस दुनिया में आया था। अपने चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान के साथ दक्ष उस नौकर की ओर चला। सुप्रभात युवा मालिक, नौकर ने मुस्कुराते हुए दक्ष को शुभकामनाएं दी। ओह, मैं कब से तुम्हारा युवा गुरु बन गया, दक्ष ने हंसते हुए पूछा। शुरू से ही युवा स्वामी, नौकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं, दक्ष ने पूछा। मैं पिछले 20 सालों से कबीले में काम कर रहा हूँ, युवा मालिक। हालांकि मैं तब से आपके लिए काम कर रहा हूँ जब आप 4 साल के थे, नौकर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अपना बैग पैक कर सकती हो और विदा ले सकती हो, आज से तुम कबीले के लिए काम नहीं करोगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए आदेश दिया। लेकिन क्यों मालिक, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, नौकर ने चेहरे पर उलझन और चिंता के भाव के साथ पूछा। मैं तुम्हें बस एक बात बताऊं, दक्ष ने कहा और नौकर की ओर चलने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे हत्या के प्रयास से लेकर मेरे होश में आने तक की सारी बातें याद नहीं है, दक्ष ने धीमी आवाज में और चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। दक्ष की बातें सुनकर नौकर को पसीना आने लगा। तुम भाग्यशाली हो कि मेरी सुबह अच्छी रही और आज मैं अच्छे मूड में हूं, नहीं तो मैं अपने पौधों को पानी की जगह तुम्हारे रक्त से सींच रहा होता, दक्ष ने चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ कहा। दक्ष की बातें सुनकर उसके नौकर का कांपना बढ़ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं और तुम्हें यहीं और अभी कुचल दूं, दक्ष ने भारी स्वर में कहा और इस नौकर को देखा। नौकर बिना सोचे समझे भागने लगा और जल्द ही दक्ष की नजरों से ओझल हो गया। अल्पविराम दक्ष बगीचे से बाहर निकलते हुए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। उसने देखा कि पूरा परिवार सज चुका था और नौकर इधर उधर जल्दी जल्दी चलते हुए दिखाई दे रहे थे। दक्ष ने पल्लवी के आंगन में दस्तक दी। जू ने दरवाजा खोला और दक्ष को अंदर जाने दिया। ओह, तुम यहाँ हो, दक्ष ने जू को देखते ही पूछा। मैं भी यहाँ है, वह मैडम को तैयार होने में मदद कर रही है, जू ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ को तुम दोनों पसंद आ गए होंगे, वह तुम्हें अपने पास रखती है, दक्ष कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम पहले से ही यहाँ हो, मैं मेई को तुम्हें यहाँ लाने और अगर तुम सो रहे हो तो तुम्हें जगाने के लिए भेजने ही वाली थी। पल्लवी अपने बेडरूम से बाहर निकली और दक्ष को देखते हुए बोली। मेई उसके पीछे पीछे आती दिख रही थी। दक्ष को देखते ही वह खिलखिला कर मुस्कुराई। दक्ष ने भी उसे देखते हुए मुस्कुराया। उसने मुझे सुबह ही जगा दिया, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, तो वह सुबह सुबह वहीं गई थी, लेकिन उसने मुझे
क्यों नहीं बताया कि वह मास्टर को जगाने गई थी, मैं भी उसके साथ चला जाता। इसके अलावा जब वह वापस आए तो उसका चेहरा लाल था। पूछने के बाद भी उसने नहीं बताया कि क्या हुआ था। कुछ ठीक नहीं है। जू ने खुद से सोचा, ओह ये बहुत बढ़िया है, ये लड़कियां बहुत अच्छी है, हम भाग्यशाली हैं कि आप उन्हें हमारे कबीले में ले आए। पल्लवी ने उन दोनों की प्रशंसा करते हुए कहा, वैसे भी यह अच्छी बात है कि तुम तैयार हो, चलो पहले नाश्ता करते हैं फिर मुख्य हॉल में चलते हैं। मेहमान 1 घंटे में आना शुरू हो जाएंगे। मेजबान और ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्ति के रूप में तुम्हें उनसे पहले वहां पहुंचना होगा। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने तैयार होने में बहुत समय लगा दिया। मैंने सुना है कि महिलाओं को तैयार होने में बहुत समय लगता है। ऐसा लगता है कि यह सही कथन था। दक्ष ने हंसते हुए कहा, तुम ऐसी फालतू बात कहां से सुन रहे हो, मुझे ज्यादा समय नहीं लगा, उसने कहा और टेबल की ओर चली गई और दक्ष के सामने बैठ गई। बिना कुछ कहे जू और मेई ने नाश्ता परोसा। जल्दी ही नाश्ता खत्म करके वे सब एक साथ मेन हॉल की ओर निकल पड़े। अल्पविराम लन कबीले का मुख्य हॉल इतना बड़ा था कि कहा जाता था कि इसमें 1000 से ज्यादा लोग आराम से बैठ सकते थे। दक्ष पल्लवी के पीछे पीछे मुख्य हॉल के अंदर गया और अपना पहला कदम रखा। उसने देखा कि हॉल में कई गोल मेज रखी हुई थी जिन्हें साफ सफेद कपड़े से ढका गया था। हर मेज के चारों ओर 4 कुर्सियां थी। हॉल की दाहिनी दीवार की ओर कई मेज थी जिन पर लॉन कबीले ने तैयार किया हुआ सारा लाजवाब खाना रखा हुआ था, जबकि हॉल के बाएं और शराब और गिलास एक खूबसूरत पिरामिड की तरह सजाए गए थे। दक्ष ने देखा कि हॉल में पहले से ही कबीले के कई सदन मौजूद थे। उसके कुछ चचेरे भाई भी वहां पहले से ही मौजूद थे, उसके दादा और कई बुजुर्ग भी वहां मौजूद थे। दक्ष पल्लवी के पीछे पीछे अंदर की ओर चला गया। तेज प्रताप ने दक्ष को हॉल में प्रवेश करते देखा। उसने अपने साथ आए बुजुर्गों को माफी मांगते हुए छोड़ दिया और दक्ष की ओर चल दिया। ये समय का आदमी है, मेरे साथ सामने बैठो, मेहमान जल्द ही यहाँ आएंगे। तेज प्रताप ने हंसते हुए कहा, मैं माफी चाहती हूँ पिताजी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं पास की टेबल पर बैठूंगी क्योंकि मुझे आगे बैठना पसंद नहीं है। जाओ अपने दादाजी के पास रहो, पार्टी का आनंद लो, पल्लवी ने तेज प्रताप से कहा। फिर उसने पीछे मुड़कर दक्ष से कहा, माफी चाहता हूँ दादाजी, लेकिन मैं माँ को अकेले नहीं बैठने दे सकता, दक्ष ने कहा और उसने सामने की मेज पर बैठने के निमंत्रण को भी अस्वीकार कर दिया। तेजा प्रताप के आग्रह के बाद उन्होंने दूसरी मेज पर बैठने का फैसला किया जो सामने की मेज के करीब थी। 5 मिनट बीत गए और कबीले के सदस्य आते रहे। दक्ष अपने चेहरे पर दिलचस्पी भरी नजर से प्रवेश करने वालों को देखता रहा। हा, छोटा भतीजा पहले से ही यहाँ है, चाचा कल आपसे मिलने आना चाहते थे। जब मैंने सुना कि आप जाग गए हैं, लेकिन मैं कुछ जरूरी कामों के कारण नहीं आ सका। यह अच्छा है कि मैं आखिरकार देख सकता हूँ कि आप सुरक्षित हैं। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के हॉल में प्रवेश करते ही जोरदार हंस आए। उसने लन कबीले के ड्रैगन पैटर्न से ढका एक सुनहरा लबादा पहना हुआ था। उसकी दाहिनी उंगलियों में एक सोने की अंगूठी थी जो उसके सुनहरे कपड़ों की तरह ही चमक रही थी। दक्ष ने उस व्यक्ति को अपने सबसे बड़े चाचा लन जुवान के रूप में पहचाना। वह कुलपति तेज प्रताप का सबसे बड़ा बेटा और अपने पिता का बड़ा भाई था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसके पास अगला कुलपति बनने का सबसे बड़ा मौका था। वह एक शानदार कपड़े पहने महिला के साथ चल रहा था जो 20 के दशक के अंत में दिख रही थी। दक्ष ने उसे अपनी चाची और लन जुवान की पत्नी के रूप में पहचाना। उनके पीछे एक युवा लड़का था जो दक्ष जितना ही बुरा लग रहा था, लेकिन दक्ष के विपरीत उसके चारों ओर एक घमंडी आभा थी। दक्ष को महसूस हो गया कि यह एक ऐसा लड़का था जो खुद पर थोड़ा ज्यादा गर्व करता था और घमंडी था। उसके बाल काले थे और उसका चेहरा उसके पिता से काफी मिलता जुलता था। दक्ष ने उसे अपने सबसे बड़े चाचा लन जुवान के बेटे लन वेई के रूप में पहचाना। कोई बात नहीं अंकल, फिर भी आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और वह खड़ा हो गया। हा, छोटा भतीजा बहुत होशियार और शिष्ट है, वे अपने चचेरे भाई को नमस्ते कहो, लन जुवान ने मुस्कुराते हुए अपने पीछे खड़े लड़के को देखा। नमस्ते लिटिल दक्ष, ठीक होने पर बधाई, कड़ी मेहनत करते रहो और शायद तुम एक दिन आध्यात्मिक स्थापना क्षेत्र तक पहुंच सको। तुमने अपने जीवन के केवल 7 साल खोए हैं, खुश रहो और उम्मीद मत खो, दिन का आनंद लो, लन वेई ने अपनी आंखों में गर्व के भाव के साथ कहा। तेज प्रताप ने लन वेई की बातें सुनकर अपनी भौं ऊपर उठाई लेकिन बीच में नहीं बोला। वह बस दक्ष की तरफ देखता रहा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। दक्ष ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ लन वेई को देखा। हा, समय वास्तव में बदलता है, जो मुझे भाई दक्ष कहता था अब मुझे छोटा दक्ष कहता है, जो मुझे साधना की सलाह मांगता था वह अब मुझे सलाह दे रहा है। मैंने सुना था कि अज्ञानता परमानंद है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं लगता। ओह, मुझे अज्ञानी लोगों पर कितनी दया आती है, दक्षिण व तमक लहजे में कहा और उसने लन वेई की ओर देखा। इस बार चौकन की बारी लन जुवान की थी। तेज प्रताप खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका और उसने लन वेई की ओर देखा और उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। लन वेई ने दक्ष का व्यंग्यात्मक लहजा सुना और कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से एक तेज आवाज आया। हा, ओल्ड रेन, तुमने कहा था कि मैं ही हूँ जो हमेशा पार्टी में देर से पहुंचती हूँ। मैं पहले से ही यहाँ
हूँ और कोई नहीं आया है, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सबसे ज्यादा समय की पाबंद हूँ? दरवाजे की दिशा से एक हंसी की आवाज आए। हाँ हाँ हाँ, ओल्ड रेन, तुमने कहा था कि मैं ही हूँ जो हमेशा पार्टी में देर से पहुंचता हूँ। मैं पहले से ही यहाँ हूँ और कोई नहीं आया है, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सबसे ज्यादा समय का पाबंद हूँ? दरवाजे की दिशा से हंसी की आवाज आए। हाँ, महामहिम के जन्मदिन समारोह में कौन देर से आया? एक बार समय पर आ जाना आपको समय का पाबंद नहीं बना देता, मेरे दोस्त, तेजा प्रताप ने कहा। जैसे ही उसने आने वाले व्यक्ति को देखा, किन कबीला दक्ष ने सोचा। जब उसने आने वाले लोगों के हरे वस्त्र देखे जो अलग अलग पैटर्न से ढाके हुए थे, आगे चल रहा आदमी अपने दादा की उम्र का ही लग रहा था। उसके पीछे 3 लोग थे, काले बालों से भरा एक अधेड़ उम्र का आदमी जो 30 के दशक की शुरुआत में लग रहा था, एक अच्छी तरह से तैयार महिला के साथ चल रहा था जो 20 के दशक के अंत में लग रही थी। दक्ष की नजर सबसे ज्यादा तीसरे व्यक्ति पर गई। गहरे हरे रंग की खूबसूरत गाउन पहने एक खूबसूरत लड़की जो 18 साल से कम उम्र की लग रही थी, अधेड़ उम्र के आदमी और महिला के पीछे चल रही थी। उसका चेहरा पतला था, भौं पतली थी और लंबे काले बाल थे जो उसके सिर के पीछे एक बन में बंधे हुए थे। उसकी बाएं आंख के सामने बालों का एक पतला गुच्छा देखा जा सकता था जो उसे कुछ हद तक आकर्षक बना रहा था। ये लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा लग रहा था जो उसकी छोटी नाक की नोक तक पहुंचने से थोड़ा कम था। दक्ष ने उसकी ओर देखा लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि उसने अपना ध्यान दूसरी ओर केंद्रित कर लिया था। मेरे विनम्र निवास में आपका स्वागत है, मुझे बहुत खुशी है कि आप अपने परिवार के साथ उपस्थित हो पाए। छोटी रूबी यहाँ है, आपकी एक अच्छी बेटी है बुलीविन, मैंने उसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें सुनी थी। वह इस साल सिर्फ 17 साल की हुई है और पहले ही आत्मा स्थापना क्षेत्र के 8वें चरण तक पहुंच चुकी है। एक अद्भुत प्रतिभा, तेजा प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा और उनके पीछे खड़ी लड़की को देखा। हो तो वह किन रुओ है, किन कबीले के नेता की पोती? मुझे कहना चाहिए कि वह सुंदर है और प्रतिभाशाली भी। अगर मैंने जो सुना है वह सही है तो वह सिर्फ 17 साल की है और उसका साधना क्षेत्र वही है जो लंग सूखा था। आत्मा स्थापना क्षेत्र का 8वां चरण, लॉन्ग चेन ने सोचा और उसने फिर से किन्रुओ को देखा। हाँ हाँ हाँ, तुम सही हो, वह इस बूढ़े आदमी का गौरव है और उसने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से मुझे कभी निराश नहीं किया। किनवेन ने हंसते हुए कहा, आपके पास एक अच्छी युवा पीढ़ी भी है। मैंने सुना था कि आपके पोते लोनवे ने आत्मा स्थापना क्षेत्र के 5वें चरण में सफलता प्राप्त की है और वह केवल 15 वर्ष का है। यह एक बड़ी उपलब्धि है, आपको भी उस पर गर्व होना चाहिए, किनवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। लोनवे ने किनवेन की बातें सुनी और मुस्कुराने लगा। उसने गर्व से भरे चेहरे के साथ दक्ष को देखा। उसके पिता और माँ के चेहरे पर भी एक सुखद भाव था क्योंकि वे ध्यान से किंगविन को देख रहे थे। अल्पविराम, बेशक, और सिर्फ उस पर ही नहीं, मुझे अपने लन कबीले की सभी युवा पीढ़ी पर गर्व है, तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसने इस अवसर का उपयोग अपने कबीले की प्रशंसा करने के लिए किया था। और ठीक है, गर्व की बात करते हुए उनमें से कौन आपका पोता है? दक्ष, किनवेन ने तेज प्रताप के पास खड़े 2 लड़कों को देखते हुए कहा। वह मेरा पोता दक्ष है और वह उसकी माँ है और मेरी बहू पल्लवी प्रताप है। तेज प्रताप ने दक्ष और पल्लवी की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ यह मेरा बेटा लंगजुवान है, उसकी पत्नी मंग और यह छोटा बच्चा वह है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, लॉन्गवेई। तेज प्रताप ने लॉन्गजुवान, उसकी पत्नी और लॉन्गवेई की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए सभी का परिचय कराया। ओह, तो आप वही हैं, मुझे लगता है कि मेरी पोती आपकी प्रशंसक है। जब हमने उसे बताया कि हम यहाँ आ रहे हैं तो उसने कहा कि वह आपसे मिलना चाहती है, किनवेन ने ठहाका लगाते हुए कहा। लंगवेई के चेहरे के भाव उसके शब्द सुनते ही बदसूरत हो गए। वह उसकी प्रशंसक है, क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? लोनवे ने सोचा और फिर किन्रुओ और फिर दक्ष की ओर देखा। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो? दक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ विनम्रता से कहा, पिताजी मजाक नहीं कर रहे हैं। छोटी रूहो, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? उनके पीछे खड़ी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी बेटी किन्रुहो को देखा। जब मैं छोटी थी तो मैं आपकी उपलब्धियों और चमत्कारों के बारे में सुनती थी। आप मुझसे उम्र में छोटे थे लेकिन फिर भी मुझसे बहुत आगे थे। आपकी साधना का क्षेत्र चमत्कारी था और उस उम्र के हिसाब से आपकी बुद्धि भी चमत्कारी थी। आपने मुझे बहुत प्रेरित किया। मुझे एहसास हुआ कि उस स्तर तक पहुंचने के लिए आपने कितनी मेहनत की होगी। आप वो प्रकाश थे जिसने मुझे हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। सिर्फ मैं ही नहीं, आप इतनी चमक से चमक रहे थे कि मुझे यकीन है कि आपने इस पूरे राज्य में मेरे जैसे कई और लोगों को प्रेरित किया होगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती थी। किन्रुओ ने हल्की मुस्कान के साथ दक्ष को देखा। धन्यवाद, लेकिन वह सब अतीत की बात है। अब तुम ही वह प्रकाश हो जो दूसरों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रही हो, मुझे नहीं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए उसे उत्तर दिया, नहीं, मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम अब भी वैसी ही हो। भले ही तुम्हारे साथ हुई भयानक घटनाओं के कारण तुम्हारा साधना क्षेत्र इतना पिछड़ गया हो, लेकिन फिर भी तुम इतनी सकारात्मकता से मुस्कुरा सकती हो। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। चाहे तुम्हारा साधना क्षेत्र कोई भी हो, तुम हमेशा मेरी नजर में श्रेय की विलक्षण प्रतिभा रहोगी। किन्रुओ ने धीमी आवाज में दक्ष की ओर
देखते हुए कहा। लन के हावभाव जितना ज्यादा उसने उसे सुना उतने ही बदसूरत होते गए। धन्यवाद मिस रुओ, आप वाकई बहुत दयालु हैं, दक्ष ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। उसे किन रुओ का सौम्य स्वभाव पसंद आया। अल्पविराम बिल्कुल, आप बहुत दयालु हैं मिस रुओ, वह पहले अच्छा हुआ करता था लेकिन अब वह मेरे नौकरों से भी बदतर है। दरवाजे से एक आवाज आई। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो देखा कि दो लोग अंदर आ रहे, उनके पीछे नौकरों का एक समूह है। और आप जो चाहे सोचने के हकदार हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं तो यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। युवा मास्टर नली किन रुओ ने नवागंतुक को देखा और उसने धीमी आवाज में कहा। उसके शब्दों से लंगचेन ने उस लड़के को भू नांदली के रूप में पहचाना जो भू कबीले के कुलपति गुयोन का पोता था। अग्रणी वह मोटा आदमी अवश्य ही उसका पिता होगा जो गु कबीले के मुखिया गलिन का सबसे बड़ा पुत्र होगा। लंगचेन ने उस आदमी को देखते हुए मन ही मन सोचा, गुलिन तुम्हारे पिता गुयोन कहाँ है? क्या वह बूढ़ा आदमी नहीं आ रहा है? क्या उसे पिछली बार मुझसे हारने पर अभी भी शर्म आ रही है? किन्हुआ ने मुस्कुराते हुए आगे चल रहे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से पूछा। मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन पिताजी एकांत साधना में है इसलिए वे नहीं आ सके, हम उनकी जगह आए हैं। गुलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जरूर दक्ष होगे, जागने के लिए बधाई, तुम वाकई बहुत भाग्यशाली हो कि इतनी सारी आपदाओं से बच गए हो। गुलिन ने दक्ष को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, आप सही कह रहे हैं, मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ। बदकिस्मत वे लोग होंगे जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची। दक्ष ने एक चमकदार मुस्कान के साथ जवाब दिया और गल इनको देखा। हा, शरीर को निखारने वाले क्षेत्र में किसी के लिए ये तीखे शब्द है। आपको लगता है कि आप अपनी थोड़ी सी ताकत से अपना बदला ले सकते हैं? गो नानले ने कहा और वह हंसने लगा। आप एक अच्छे इंसान की तरह दिखते हैं, इसलिए क्या मैं आपके साथ ईमानदार हो सकता हूं? मैं ये कहने के लिए माफी चाहता हूं लेकिन जब आप इस तरह हंसते हैं तो आप वास्तव में बदसूरत दिखते हैं। मुझे यकीन नहीं है लेकिन ये सिर्फ आपका चेहरा हो सकता है। दक्ष ने गोनानले को अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ देखा। हर कोई हैरान भाव से दक्ष को देखने लगा जबकि हॉल में हंसी की मोटी सी गूंजने लगी। मुझे खेद है लेकिन मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। किन रूहों ने अपनी हंसी को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए कहा। उसका चेहरा देखकर किन्हू भी जोर जोर से हंसने लगी। दक्ष ने चेहरे पर प्रसन्न भरी नजर से उसकी ओर देखा जबकि गुनान और उसके पिता के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। दक्ष, तुम्हें मेहमानों के साथ असभ्य व्यवहार नहीं करना चाहिए। पल्लवी ने दक्ष को डांटा। तुम भाग्यशाली हो कि हम अभी तुम्हारे कबीले में हैं। अगर तुमने बाहर मुझसे ये कहने की हिम्मत की होती तो तुम बहुत सारी टूटी हड्डियों के साथ घर आते। गुनानले ने गुस्से भरे भाव से दक्ष से कहा, ओह, आप वास्तव में अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, है ना युवा मास्टर ना नली? दक्ष ने हंसते हुए कहा, बेशक मैं करती हूँ, मुझे इसका अधिकार है क्योंकि मैं शरीर को निखारने वाली कोई बेकार चीज नहीं हूँ। गोनानले ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। युवा मास्टर नान, आप कभी किसी के सच्चे स्वरूप को नहीं जान सकते। क्या ये शर्मनाक नहीं होगा यदि आपको बड़ी रिफाइनरियम के कचरे से कुचल दिया जाए? दक्ष ने मुस्कुराते हुए गुना आनली को देखते हुए कहा, हाँ, क्या तुम हमेशा इतने भ्रमित रहते हो? गुनान ने दक्ष को घूरते हुए कहा, तुम्हारे जितना नहीं। दक्ष ने जवाब दिया, बस नान सीनियर रेन, हम यहाँ बहस करने नहीं आए हैं। क्या आप अपने पोते को भी नियंत्रित कर सकते हैं? गुलिन ने तेज प्रताप को देखते हुए कहा, हाँ, ये कोई बहस नहीं है, बस युवा पीढ़ी का खेल चल रहा है, इतना गंभीर मत बनो। लिन, मजे करो, तुम्हारा बूढ़ा आदमी यह समझ जाएगा अगर वह यहाँ होता। तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो तुम्हारे बूढ़े पिता इसी तरह बूढ़े वेन से बहस करते थे, हमारे बुजुर्ग कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे। किन वेन ने मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग बैठ जाओ, इतनी देर तक खड़े मत रहो। तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, जब दक्ष और भुयुआनली ग्रेट हॉल के अंदर बहस कर रहे थे तो शाही चांद के प्रतीक वाली 4 आलीशान गाड़ियां कबीले के सामने आ गई। लोग कबीले के सबसे बड़े बुजुर्ग पहले से ही सामने के दरवाजे पर खड़े होकर इन खास गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे। एक सफेद बालों वाला आदमी शानदार नीले वस्त्र पहने हुए पहली गाड़ी से बाहर निकला। महाराज राजा ग्रैंड एल्डर लॉन्ग ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। वह व्यक्ति शुई का राजा यहान था। दूसरे डिब्बे का दरवाजा खुला तो एक अच्छे कपड़े पहने आदमी बाहर निकला। वह सिर्फ 171 साल का लग रहा था। उसके कंधे तक लंबे काले बाल थे, उसकी हल्की नीली आंखें उसके कपड़ों से बहुत मेल खा रही थी। उसके बाद उसी गाड़ी से एक छोटी लड़की उतरी जो करीब 151 साल की लग रही थी। उसका चेहरा थोड़ा भोला भाला सा लग रहा था जबकि उसके लंबे चमकदार नीले बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। उसकी भी उस लड़के की तरह गहरी नीली आंखें थी। महाराज द्वितीय राजकुमार और तृतीय राजकुमारी, स्वागत है। बड़े बुजुर्ग ने लड़के और लड़की का अभिवादन किया और उन्हें द्वितीय राजकुमार आरव और तृतीय राजकुमारी नताशा के रूप में पहचान लिया। तीसरी गाड़ी के दरवाजे एक साथ खुले और एक लड़का और एक लड़की भी बाहर निकले। लड़का दूसरे राजकुमार की ही उम्र का लग रहा था लेकिन उसके बाल चमकीले लाल थे जबकि लड़की तीसरी राजकुमारी नताशा से थोड़ी बड़ी लग रही थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ के निचले हिस्से तक आ रहे थे।
उसने कुछ महंगे दिखने वाले गहनों के साथ एक टाइट नीला गाउन पहना हुआ था, जबकि तीसरी राजकुमारी बिना किसी गहने के न्यूनतम दृष्टिकोण अपना रही थी। महाराज, तीसरे राजकुमार और पहली राजकुमारी लम कबीले में आपका स्वागत है। ग्रैंड एल्डर लन म्यू ने उनका स्वागत किया क्योंकि उन्होंने उन्हें तीसरे राजकुमार यूडिंग और पहली राजकुमारी यूमियाओ के रूप में पहचाना। कुछ ही देर बाद चौथी गाड़ी का दरवाजा खुला। शाही पोशाक पहने एक 1415 साल का लड़का गाड़ी से बाहर निकला। उसके पीछे एक आदमी था जो लगभग 30 साल का लग रहा था। महाराज, चौथे राजकुमार और शाही शिक्षक आपका स्वागत है, बड़े बुजुर्ग ने फिर कहा, क्योंकि उन्होंने उन्हें चौथे राजकुमार यूमिंग और उनके शाही शिक्षक दीजू के रूप में पहचाना। हमारा नेतृत्व करो, राजा यहान ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी लोग अभी बैठे ही थे कि ग्रैंड एल्डर लॉन्ग म्यू शाही परिवार के साथ हॉल में दाखिल हुए। सभी ने खड़े होकर राजा का अभिवादन किया। दक्ष ने भी ऐसा ही किया, लेकिन दक्ष राजा के पीछे तीसरी राजकुमारी और दूसरे राजकुमार को देखने से खुद को रोक नहीं सका। तेज प्रताप किन वेनहम क्या गु योन नहीं आया, राजा योहान ने पूछा, क्योंकि उसने गु कबीले के मुखिया को कहीं नहीं देखा था। हाँ महाराज, वह माना जाता है कि साधना कर रहा है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वह शर्मिंदा है क्योंकि वह कुछ महीने पहले हमारे दोस्ताना मुकाबले में आखिरी बार आया था। किनवेन ने राजा की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, हाँ, अगर उसने आपकी यह बात सुनी तो वह काफी परेशान हो जाएगा। खैर चलो बैठते हैं और जश्न शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके पास अच्छी शराब होगी, रेन, राजा यहान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने तेज प्रताप को देखा। बिल्कुल, मैंने आपके लिए एक विशेष शराब तैयार की है, चलो वहां बैठते हैं, तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा और एक मेज की ओर इशारा किया। जाओ और मौज करो। राजा ने दोनों कुलों के कुलपति के साथ जाने से पहले अपने बच्चों से कहा। तीसरे राजकुमार और पहली राजकुमारी ने एक टेबल चुनी जैसा कि वे साथ में कहते हैं, जबकि शाही शिक्षक और चौथे राजकुमार ने एक अलग टेबल चुनी जो तीसरे राजकुमार की टेबल के पास थी। दूसरे राजकुमार ने भी पास में ही एक टेबल चुनी और बैठने ही वाला था कि दक्ष उनके पास आ गया। हम फिर मिलेंगे, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, बेशक, हमने किया। छोटे भाई कृपया बैठो, दूसरे राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। आप अच्छे लग रहे हैं राजकुमार लवान, और आप पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं राजकुमारी नताशा। आपकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने यूं नताशा को देखा जो उसकी टिप्पणी पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हाँ, तुम अभी भी उतने ही चतुर हो जितने जंगल में थे। मुझे तुम्हारा व्यक्तित्व पसंद है, लेकिन क्या तुम बहुत बहादुर नहीं हो? जब हमारे शाही पिता पास में है तब तुम मेरी छोटी बहन के साथ छेड़खानी कर रहे हो, दूसरे राजकुमार आरव ने हंसते हुए कहा। मुझे सच बोलने में कुछ भी गलत नहीं लगता। अगर लोग इसे ही छेड़खानी कहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि मैं हमेशा तीसरी राजकुमारी के साथ इसी तरह छेड़खानी कर सकता हूँ। दक्ष मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। नताशा का चेहरा लाल हो गया जितना उसने दक्ष की तारीफ सुनी। हाँ, आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है ना? मेरी बहन राज्य का गहना है और आप उसके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं? क्या होगा अगर वह आपसे प्यार करने लगी? आउच बहन, मैं आउच मजाक कर रहा था। आउच बंद करो, ये दर्द देता है, आरव ने हंसते हुए कहा, लेकिन कराहना शुरू कर दिया क्योंकि नताशा ने उसके वाक्य के बीच में उसकी कमर पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास राजकुमारी नताशा का दिल जीतने के लिए इतनी किस्मत है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे जूयन यहाँ नहीं दिख रही, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? दक्ष ने पास से आती आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो तीसरा राजकुमार पास में ही बड़े बुजुर्ग से बात कर रहा था। यंग पूरी तरह से ठीक है, बस वह संप्रदाय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए एक सप्ताह से अधिक समय से एकांत साधना में है। ग्रैंड एल्डर लन म्यू ने यूडिंग को उत्तर दिया। और ठीक है, तीसरे राजकुमार यूडिंग ने निराश भाव से कहा और अपनी मेज की ओर वापस चला गया। छोटे भाई, तुम आयशा के प्यार में बहुत गहराई से पड़ गए हो, वह एक भाग्यशाली लड़की है, पहली राजकुमारी यूमिया ने नर्म आवाज में कहा। क्योंकि वह यूडिंग को देख रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह मुझसे इतना बचने की कोशिश क्यों करती है। मैंने कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, क्या मुझमें कुछ गड़बड़ है? बहन, क्या मेरा प्यार हमेशा अधूरा रहेगा? यूडिंग ने चेहरे पर उदासी के भाव के साथ पूछा। बिल्कुल नहीं, मेरा छोटा भाई दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है, मुझे यकीन है कि वह जल्द ही तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी और तुम दोनों शादी कर लोगे। यूमियाओ ने यूडिंग को देखते हुए कहा। तुम उस मेज को काफी ध्यान से देख रहे हो छोटे भाई, क्या तुम्हें पहली राजकुमारी में दिलचस्पी है? मेरी बेचारी बहन का दिल पहले ही तोड़ दिया है। नहीं, फिर से मजाक कर रहा हूँ, आरव ने मजाक में कहा जब उसने तीसरे राजकुमार की मेज की ओर देखते हुए दक्ष को देखा, लेकिन जल्द ही उसे अपना मुंह खोलने पर पछतावा होने लगा क्योंकि फिर से चुटकी लेना शुरू हो गया। अल्पिराम, तुम उस मेज को काफी ध्यान से देख रहे हो छोटे भाई, क्या तुम्हें पहली राजकुमारी में दिलचस्पी है? मेरी बेचारी छोटी बहन का दिल पहले ही तोड़ चुके हो। नहीं, फिर से मजाक कर रहा हूँ, आरव ने मजाक में कहा जब उसने दक्ष को तीसरे राजकुमार की मेज की ओर देखते हुए देखा, लेकिन जल्द ही उसे अपना मुंह खोलने पर पछतावा होने लगा क्योंकि फिर से चुटकी लेना शुरू हो गया। दूसरे राजकुमार ने अपनी आवाज कम नहीं की, इसलिए पहली राजकुमारी यूमिया ने उसकी बातें
सुनी उसने थोड़ा सा मुंह सकोड़ा लेकिन उन्हें अनदेखा करने का फैसला किया। तीसरी राजकुमारी बहुत खूबसूरत है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी आदमी में उसका दिल तोड़ने की हिम्मत होगी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, तुम शब्दों के मामले में बहुत अच्छे हो छोटे भाई। यदि तीसरा राजकुमार इतना अच्छा होता तो वह अब इतना हताश नहीं होता। आरव ने दक्ष को देखते हुए ठहाका लगाया। राजकुमारी मियाओ और तीसरे राजकुमार ने उनकी बातें सुनी और उन्हें घूरने से खुद को रोक नहीं सके। दूसरे राजकुमार लवान, मैं आपसे अपने मुंह पर नियंत्रण रखने का आग्रह करती हूँ, बोलने से पहले आपको थोड़ा सोचना चाहिए। राजकुमारी मियाओ ने हल्के से कहा और राजकुमारा आरव को देखा। कोई बात नहीं बहन, दूसरा भाई बस अपने बचे हुए समय का उपयोग मेरे बारे में जो भी फालतू बात कहना चाहता है कहने में कर रहा है। वह जानता है कि मेरे युवराज बनने के बाद वह कुछ भी नहीं कह पाएगा। तीसरे राजकुमार यूडिंग ने दूसरे राजकुमार की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तीसरे भाई में बहुत सी कमियां हो सकती हैं लेकिन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें से एक नहीं है। आर्व ने उन्हें अनदेखा किया और मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। दक्ष उनके बीच की असंगति को महसूस कर सकता था लेकिन उसने इससे दूर रहने का फैसला किया। मेरी ताकत भी उनमें से एक नहीं है दूसरे भाई। तीसरे राजकुमार ने दूसरे राजकुमार को देखते हुए कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मजबूत नहीं हो तीसरे भाई, मुझे यकीन है कि तुम बाद में होने वाली छोटी सी प्रतियोगिता में अपनी असली ताकत दिखाओगे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी प्रतियोगिता? दक्ष पूछे बिना नहीं रह सका। तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है और ठीक है, जब तुम छोटी थी तो तुम्हारी रुचि केवल साधना और अध्ययन में थी और तुम्हारे पिछले 7 साल भी अच्छे से नहीं बीते थे। आरव ने दक्ष को देखते हुए कहा, परिवारों की हर बड़ी सभा के अंत में एक छोटी सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है युवा पीढ़ी के प्रदर्शन को देखने के लिए। यह एक दोस्ताना मुकाबला जैसा है। इस तरह के मौकों पर ऐसी चीजें करना एक लंबी परंपरा रही है। मुझे यकीन है कि आज भी ऐसा ही होगा। आरव ने अपनी प्लेट में रखे फल को खाते हुए दक्ष को समझाया। ओह दिलचस्प है। दक्ष ने जब ये सुना तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे यकीन है कि तीसरा भाई आज अपने प्रदर्शन से सबको चौंका देगा। हालांकि यह सकारात्मक झटका होगा या नकारात्मक ये तो देखना ही होगा। आरव ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सचमुच श्रेष्ठ महसूस करते हो क्योंकि तुम मुझसे एक साधना क्षेत्र ऊपर हो? मैं भी जल्द ही आत्मा स्थापना क्षेत्र के 9वें चरण में पहुंच जाऊंगा, इसलिए जब तक हो सके श्रेष्ठ महसूस करते रहो। दूसरे भाई यूडिंग ने आर्व से कहा जब वह अपने गिलास में शराब पी रहा था, मुझे खुशी होगी अगर तुम उस दायरे तक पहुंच सको। तीसरे भाई, पहला भाई 18 साल का होने से कुछ महीने पहले 9वें चरण के आत्मा स्थापना दायरे में पहुंच गया था, जबकि मैं पिछले महीने 18 साल का होने से 2 हफ्ते पहले 9वें चरण के आत्मा स्थापना दायरे में पहुंच गया था। मुझे उम्मीद है कि तुम इस परंपरा को नहीं तोड़ोगे, तुम अगले 18 साल के हो जाओगे। अगर तुम 9वें चरण के आत्मा स्थापना दायरे में नहीं पहुंच पाते तो यह वाकई निराशाजनक होगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम देखोगे, तुमसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। यूडिंग ने बड़बड़ाते हुए दूसरे राजकुमार की ओर देखना बंद कर दिया। उसने भी खाना शुरू कर दिया। दावत जारी रही और लोग एक दूसरे से मिलते रहे। गुलिन और उनके बेटे गुनान चौथे राजकुमार और शाही सलाहकार के साथ एक ही मेज पर बैठे थे। उन्हें बात करते और कभी कभी हंसते हुए देखा जा सकता था, जबकि दूसरे राजकुमार और तीसरी राजकुमारी ने दक्ष की संगति का आनंद लिया। कभी कभी कुछ अन्य कबीले के सदस्य भी उनका स्वागत करने आते थे। किन्रुओ और उसकी माँ ने पल्लवी के साथ समय बिताया। हालांकि किन्रुओ कभी कभी दक्ष की तरफ देखती रहती थी लेकिन वह उनकी तरफ नहीं जाती थी। तीसरा राजकुमार ज्यादातर अपनी बहन के साथ उनकी मेज पर ही रहता था और ज्यादा मेलजोल नहीं रखता था। लगता है कि दूसरे राजकुमार के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। ऐसा लगता है कि वह इतना भी अच्छा नहीं है। ऐसे बेकार व्यक्ति को दोस्त के रूप में चुनना उसकी खराब निर्णय क्षमता को दर्शाता है। भविष्य के राजा के लिए यह अच्छी बात नहीं है। लवेई ने अपने चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान के साथ सोचा जब उसने दक्ष को दूसरे राजकुमार लवान और तीसरी राजकुमार नताशा के साथ समय बिताते देखा। मैं तीसरे राजकुमार के साथ जाऊंगा। मुझे यकीन है कि वह भी सर्वोच्च कुलों में से किसी एक का समर्थन चाह रहा होगा। कुल में मेरी स्थिति को देखते हुए मुझे यकीन है कि वह मेरे साथ दोस्ती करने में दिलचस्पी लेगा और अगर वह राजा बन गया तो भविष्य में मेरे लिए यह और भी बेहतर होगा। हम दूसरे राजकुमार लवान, आपने एक गलत दोस्त चुनकर एक अच्छा अवसर खो दिया है, लोनवेई ने खुद से सोचा और वह तीसरे राजकुमार की ओर चलने लगा। नमस्कार राजकुमार डिंग और राजकुमारी मियाओ, मुझे आशा है कि आप लॉन कबीले में अपने समय का आनंद ले रहे होंगे। लंगवेई ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। अल्पविराम, हम और आप कौन हो सकते हैं? यूडिंग ने चेहरे पर उदासीनता के भाव के साथ पूछा। मैं लॉन्गवे हूँ, उसने अपना परिचय देते हुए उस मेज पर रखी एक कुर्सी पर बैठा। यूडिंग ने उसके व्यवहार पर बहुत सिकुड़ी लेकिन कुछ नहीं कहा। लंगवे, हम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लन कबीले के कुलपति के पोते हैं, पहली राजकुमारी ने अपनी नर्म आवाज में कहा। आपसे मिलकर खुशी हुई युवा स्वामी, वही, मैंने आपके बारे में काफी अच्छी बातें सुनी है, राजकुमारी मियाओ ने विनम्रता से कहा। उनकी बातचीत जारी रही। हालांकि तीसरे
तीसरे राजकुमार ने ज्यादा बात की, लेकिन राजकुमारी मिया ज्यादा समझदार थी और जानती थी कि कैसे सहयोगी बनाए जाते हैं। उसने उससे अच्छी तरह बात की क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह अपने भाई के लिए लन कबीले का समर्थन हासिल कर सकती है तो यह उसके सिंहासन के मार्ग में वास्तव में मददगार होगा। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा तेज प्रताप और किन्वेन ने अपना पीना समाप्त किया और खड़े हो गए। लगता है सभी ने दाखा ली है, चलो शाम के मजेदार हिस्से की ओर बढ़ते हैं, राजा यहान ने हॉल में ऊंची आवाज में कहा और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सब लोग चलो मार्शल एरेना में चलते हैं, युवा पीढ़ी के लिए अपना कौशल दिखाने का समय आ गया है। तेजा प्रताप ने योहान के कथन के बाद कहा, आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, तुम मेरे पीछे आ सकते हो। दक्ष ने दूसरे राजकुमार से कहा और वह खड़ा हो गया। दूसरा राजकुमार और तीसरी राजकुमारी भी खड़े हो गए और उसका पीछा करने लगे। जल्द ही सभी लोग लन कबीले के मार्शल एरेना की ओर चलने लगे। डॉट 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 हर कोई मार्शल एरेना में खड़ा था। वहां पहले से ही कुछ कुर्सियां रखी हुई थी। राजा योहान, तेज प्रताप, किन्वेन और कुछ अन्य महत्वपूर्ण अतिथि और कबीले के सदस्य कुर्सियों पर बैठे थे, जबकि अन्य पीछे खड़े थे। मिंगर, तुम पहले क्यों नहीं जाते, तुम सबसे छोटे हो, योहान ने चौथे राजकुमार को देखते हुए कहा। हाँ पिताजी, यूमिंग ने अखाड़े के बीच में कदम रखते हुए कहा। मैं यूमिंग किसी के साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। मैं 5वें चरण का आत्मा स्थापना क्षेत्र साधक हूँ। चूंकि मैं युवा और अनुभवहीन हूँ, इसलिए मैं केवल उन लोगों से चुनौतियां लूंगा जिन्होंने आत्मा स्थापना क्षेत्र के 7वें चरण में कदम नहीं रखा है। मुझे उम्मीद है कि कोई मेरा मार्गदर्शन कर सकता है, चौथे राजकुमार यूमिंग ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वह लन कबीले की युवा पीढ़ी की ओर देख रहा था। मैं राजकुमार मिन के कौशल का अनुभव करना चाहूंगा। लॉन्गवे मुस्कुराते हुए राजकुमार मिन की ओर चला और उसके सामने खड़ा हो गया। मैं भी 15 साल का हूँ और तुम्हारी तरह ही साधना क्षेत्र में हूँ, चलो एक अच्छी लड़ाई करते हैं, ने गर्व भरे भाव से कहा। मैं भी 15 साल का हूँ और तुम्हारी तरह ही साधना क्षेत्र में हूँ, चलो एक अच्छी लड़ाई करते हैं, लंगवे ने गर्व भरे भाव से कहा। ठीक है, राजकुमार मिंग ने आक्रामक मुद्रा में आते हुए कहा। बहती गति, राजकुमार मिंग ने कहा और लॉन्गवे की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तेज कदम, लंगवे ने कहा और उसने भी अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन उसकी गति यूमिंग की गति की तुलना में फीकी लग रही थी। अचानक रुककर उसने रक्षात्मक रुख छोड़कर आक्रामक रुख अपनाने का निर्णय लिया। आकाश घुमाने वाली उंगली, लॉन्गवेई ने यूवेई की दिशा में हमला करते हुए कहा, जो तेजी से उसकी ओर आ रही थी। शक्तिशाली विजय मुट्ठी, यूमिंग ने धीरे से कहा। जैसे ही उसने अपनी सारी क्यूई मुट्ठी में समेटी और मुक्का मारा, उनके हमले टकराए, लेकिन जल्द ही लॉन्गवे को वापस उड़ते और जमीन पर गिरते देखा जा सकता था। अद्भुत लड़ाई के लिए धन्यवाद, यूमिंग मुस्कुराया और वापस चला गया। लॉन्गवे अपने चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव के साथ खड़ा हुआ और उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए वापस चला गया। यह अच्छी लड़ाई थी चौथे भाई, तुम्हारा कौशल बढ़ रहा है, दूसरे राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा जब चौथा राजकुमार उसके पास से गुजरा। धन्यवाद दूसरे भाई, चौथे राजकुमार यूमिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तीसरे भाई, अब तुम क्यों नहीं जाते, दूसरे राजकुमार ने मुस्कुराते हुए यूडिंग की ओर देखा। ठीक है, तीसरे राजकुमार ने स्वीकार करते हुए कहा। वह जानता था कि अगर उनके पिता उसके पास नहीं होते तो वह दूसरे राजकुमार के सामने जाने से इनकार कर देता। वह उनके पिता के सामने आर्फ से बहस नहीं करना चाहता था। उसने अपना पहला कदम बाहर की ओर बढ़ाया, लेकिन जब उसने देखा कि कोई और पहले ही आगे बढ़कर उसके आगे कदम बढ़ा चुका है तो उसने खुद को रोक लिया। मैगा कबीले से गू नांदली हूँ, मैं 18 साल का हूँ और आत्मा स्थापना क्षेत्र के 8वें चरण में हूँ। 19 साल से कम उम्र की युवा पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति मुझसे मुकाबला कर सकता है। क्या लन कबीले में कोई ऐसा है जो इसे आजमाना चाहता है? गू नांदले ने लोग कबीले की युवा पीढ़ी की ओर देखते हुए कहा, खासकर लक्ष्य की ओर। अल्पविराम 1 मिनट से अधिक समय बीत गया, लेकिन किसी ने भी आगे आकर पहल नहीं की। हाँ, ये क्या है? क्या लन कबीले की युवा पीढ़ी में कोई नहीं है जो मुझसे लड़ सके? लन कबीले ने मुझे बहुत निराश किया है, गू नांदली ने कहा और उसके चेहरे पर निराशा का भाव था। दुर्भाग्य से हमारे पास 7वें चरण के आत्मा स्थापना क्षेत्र से ऊपर का कोई भी साधक नहीं है जो 19 वर्ष से कम आयु का हो। क्या उसे इसके बारे में पता था? क्या इसीलिए उसने युवा पीढ़ी से किसी को बुलाया था? काश सुएर यहाँ होता। सुप्रीम एल्ड ने हल्के से बुदबुदा। युवा मास्टर नली, आप मुझसे क्यों नहीं लड़ते? किन्रुओ ने बड़बड़ा हुए केंद्र की ओर चलना शुरू किया, लेकिन जब उसने देखा कि दक्ष पहले से ही भू नांदली के सामने खड़ा है तो उसके चेहरे पर एक आश्चर्य की भावना थी। मैं मिस रुओ से माफी चाहता हूँ, लेकिन चूंकि उसने मेरे लॉन कबीले को बुलाया है इसलिए मैं पहले इसे आजमाना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने किन रूहों को देखा। पूरा अखाड़ा इस दृश्य को देखकर और दक्ष के साहसिक शब्दों को सुनकर हैरान रह गया। वह क्या कर रहा है? ये सुरक्षित नहीं है। तीसरी राजकुमारी ने दक्ष को देखते हुए अपने चेहरे पर चिंता भरी नजर से कहा। यहाँ तक कि दूसरा राजकुमार का भी मुंह खुला रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। रेन, क्या वह ठीक है? युवाओं को इतना उग्र नहीं होना
करना चाहिए कि वे परिणामों के बारे में सोचना ही बंद कर दे। राजा युहान ने चेहरे पर शिकन के साथ दक्ष को देखा और तेज प्रताप से कहा जो उसके बगल में बैठा था, वापस आओ, ये खतरनाक है। पल्लवी ने जोर से कहा और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आए। माँ बस मुझ पर भरोसा करो, दक्ष ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ पल्लवी से कहा। विश्वास करो मैं। पल्लवी ने दक्ष पर विश्वास करने का फैसला किया और वह फिर से बैठ गई। वह बहुत आश्वस्त दिखता है। क्या उसके पास वास्तव में कोई योजना है जिससे वह जीत सकता है, या वह अभी भी रे है? पहली राजकुमारी ने दक्ष को देखते हुए कहा, लेकिन अपनी बात पूरी नहीं की। हम लगता है यह आमी फिर से मंदबुद्धि हो गया है। कबीले के लिए कितनी शर्म की बात है, लोनवे ने सोचा। और नागभान से कोढ़म अजीब बात है, राजा ने कहा और उसने दक्ष पर अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग किया। क्या अजीब बात है? तेजा प्रताप ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। अल्पविराम, मैंने आपके पोते पर अपनी दिव्य भावना का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी साधना नहीं देख सकता। ऐसा लगता है कि वह बिना किसी साधना के एक सामान्य नश्वर है। कितना अजीब है। क्या आपने उसे अपनी साधना छिपाने के लिए कुछ विशेष कलाकृति दी है? युहान ने धीमी आवाज में कहा। क्या महाराज सही कह रहे हैं? मैं भी इस साधना को नहीं देख सकता। किन्वेन ने युहान के शब्दों को सुना और अपनी दिव्य भावना का उपयोग करने की भी कोशिश की, लेकिन वह दक्ष की साधना को भी नहीं देख सका। हो, ये सही है, मैंने उसे अपनी खेती को छिपाने के लिए पारिवारिक विरासत दी थी। वह इसे सभी को दिखाने में शर्मिंदा था, इसलिए मैंने उसकी मदद की और उसे आज के लिए एक कलाकृति दी। तेज प्रताप ने बहाना बनाया। क्या यही असली कारण है कि आपने उसे वह कलाकृति दी? आप हमें बाद में आश्चर्यचकित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम जल्द ही उसकी ताकत देखेंगे, युहान ने मुस्कुराते हुए कहा। युवा मास्टर नान, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटे बच्चे, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम मुझसे 3 साल छोटे हो और साधना क्षेत्र में तुम बेकार हो। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा सिर्फ इसलिए कि हम तुम्हारे कबीले में हैं? गू नांदली ने अपने चेहरे पर एक उग्र भाव के साथ कहा। ओह, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझ पर नरमी नहीं दिखाएंगे। ये ज्यादा मजेदार नहीं होगा है ना? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाएं, युवा मास्टर नानले, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है बच्चे, क्योंकि तुम इतनी बुरी तरह से पिटने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी मौत की इच्छा पूरी करना मेरे लिए खुशी की बात होगी। गू नांदली ने गुस्से से अपना चेहरा ढकते हुए कहा। वह दक्ष की ओर दौड़ा और मुक्का मारा। उसने दक्ष पर हमला करने के लिए कोई विशेष कौशल नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसे नहीं लगा कि दक्ष उसे अपनी पूरी ताकत लगाने के लायक है। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। दक्ष ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया और वह पहाड़ की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा। जैसे ही मुट्ठी उसके करीब आए, दक्ष ने बस अपने बाएं हाथ से गू नांदली की मुट्ठी पकड़ ली और हमले को वहीं रोक दिया। दर्शक को ऐसा लगा कि दक्ष ने बिना किसी प्रयास के इस हमले को रोक दिया। राजा ने भूख सिड़क अपने सामने हो रही हर घटना को गहरे ध्यान से देखा। युवा मास्टर नली, क्या आप मेरे साथ खेल रहे हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ नरमी नहीं बरत? दक्ष ने हंसते हुए कहा। गू नांदली ने अपने हाथों को दक्ष की पकड़ से छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई भी कोशिश उसे कामयाब नहीं कर पाए। उसने दक्ष के चेहरे पर हमला करने के लिए अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल किया, लेकिन दक्ष ने उस हाथ को भी पकड़ लिया। तुम्हें सिर्फ इसलिए किसी के चेहरे पर निशाना नहीं लगाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं दिखता, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और गू नांदली की मुट्ठी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। गू नांदली के चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था क्योंकि दक्ष अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। छोड़ दे मुझे के बेटे, गुना ने क्रोध से भरी आंखों से अपने दांत भी और बुदा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक हथेली उसके चेहरे पर जोर से गिरी और उसे एक टूटी पतंग की तरह दूर उड़ा दिया। बात को शालीन बनाए रखे युवा मास्टर नली, नहीं तो मुझे आपको सही तरीके से बात करना सिखाने पर मजबूर होना पड़ेगा, दक्ष ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन हॉल में मौजूद हर कोई उसे स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था, यहाँ तक कि राजा भी अपनी आंखें खोलकर लन चेन को देखने से खुद को रोक नहीं सका। युवा मास्टर नानली, शालीनता बनाए रखे, नहीं तो मुझे आपको सही तरीके से बात करना सिखाना पड़ेगा, दक्ष ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन हॉल में मौजूद हर कोई उसकी बातें स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था, यहाँ तक कि राजा भी अपनी आंखें खोलकर लन चेन को देखने से खुद को रोक नहीं सका। ये ताकतवर बुयू कबीले के उस लड़के से शारीरिक रूप से अधिक मजबूत है। मैं देख सकता था कि उनमें से किसी ने भी क्यूई का उपयोग नहीं किया। ये पूरी तरह से शारीरिक लड़ाई थी और आपके पोते को स्पष्ट रूप से फायदा था। राजा युहान ने तेज प्रताप को देखते हुए टिप्पणी की, मुझे आपका ये छोटा पोता पसंद है, वह बहुत अच्छा है। क्या वह शरीर को मजबूत बनाने की कोई तकनीक सीख रहा है? किन्वेन ने तेज प्रताप से कहा और उसने दक्ष को देखा। तेजा प्रताप तय नहीं कर पा रहा था कि क्या कहे, क्योंकि वह भी दक्ष के प्रदर्शन से हैरान था। वह सिर्फ इतना जानता था कि दक्ष 5वें चरण का आत्मा स्थापना क्षेत्र साधक था, लेकिन उसे खुद कभी नहीं पता था कि वह एक शारीरिक साधक भी था। चूंकि सिर्फ शारीरिक साधक ही किसी को उससे ज्यादा मजबूत साधना वाले व्यक्ति
को शुद्ध शक्ति से हरा सकते हैं। उसे नहीं पता था कि दक्ष अभी तक शारीरिक साधक नहीं था, बस उसकी साधना पहले से ही गुयुनांदली के लिए बहुत ज्यादा थी, जिससे उसका शरीर और भी मजबूत हो गया था। यो तुम छोटे गुनान जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर पर कई हल्के घाव थे, उसके कपड़े गंदगी से सने हुए थे, लेकिन जिस चीज ने ज्यादातर लोगों का ध्यान खींचा वह था उसके गालों पर एक बड़ा सा हथेली का निशान। मैंने तुम्हें के बिना समझाने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि तुम कभी इस तरह नहीं समझ पाओगे। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। कई लोग उसकी बातें सुनकर अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अगर दक्ष का के बिना वाला कथन सही था तो उसकी कैसी होगी। मैं तुम्हें कुचल दूंगा, गुनानले ने अपने दांत भींच और ऊंची आवाज में कहा। उसने अपनी QE 8वें चरण की आत्मस्थापना क्षेत्र साधक की QE का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसके हाथों में एक चमकती हुई हरी रोशनी दिखाई दी। उसने अपनी बाहों को क्रॉस करके उस हरी रोशनी की किरण को बिजली की तरह तेज गति से दक्ष की ओर भेजा। तेज कदम दक्ष ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और उस हमले को आसानी से चकमा दे दिया। हम उसने आपके दूसरे पोते की तरह ही तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें उसकी महारत कहीं बेहतर लगती है। इस निम्न स्तरीय मूवमेंट तकनीक का उसका इस्तेमाल इससे उच्च स्तरीय तकनीक के ले जाता है। ऐसा लगता है कि लोगों ने आपके पोते को उसके शुरुआती दिनों में जीनियस कहकर गलत नहीं कहा था। राजा ने मुस्कुराते हुए तारीफ की। तेज प्रताप ने चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान के साथ उसे धन्यवाद दिया। मैं इससे जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जो एकमात्र चालें पता है वे उसे एक झटके में मार देंगी। ऐसा लगता है कि मैं उसे कुचलने के लिए केवल शारीरिक शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ, क्योंकि इस स्थिति में उसे मार बहुत परेशानी भरा होगा। दक्ष ने गुनान ली और फिर उन्हें देख रहे लोगों को देखते हुए सोचा, चकमा देना बंद करो। काया गुनांदली गुस्से में दहाड़ उठी। शशश चुप रहो, मैं इसलिए नहीं चकमा दे रहा हूँ कि मैं आपसे डर रहा हूँ युवा मास्टर नान, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि अपने पहले वार में आपको ना मारूं। दक्ष ने लापरवाही से जवाब दिया। तुम गुनानले का शरीर गुस्से से कांप उठा। जब उसने दक्ष के शब्द सुने उसने लंबी दूरी से हमला करना बंद कर दिया और अपनी गति बढ़ाने के लिए अपने चाल कौशल का इस्तेमाल किया और दक्ष की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। महान सांसारिक मुट्ठी एक मुट्ठी बाहर निकली। इस बार पहले की तरह केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करने के बजाय गुनानले ने एक मार्शल कौशल का उपयोग किया, जिसमें उसके शरीर से QE का उपयोग उसके हमले को मजबूत करने के लिए किया गया। हमले में एक मजबूत ऊर्जा थी जो जल्दी से अखाड़े में फैल गई, जिससे कमजोर कबीले के सदस्य एक कदम पीछे हट गए। मुट्ठी बिजली की तरह दक्ष की ओर बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि गुनांदली कुछ समझ पाता उसने देखा कि दक्ष अपनी जगह से गायब हो गया। उसका वार विफल हो गया। उसने जल्दी से पीछे देखा, लेकिन एक हाथ ने उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। ये सब पलक झपकते ही हो गया। बस दक्ष फिर से हमला करने ही वाला था कि तभी एक तेज आवाज आई। उसने उस दिशा में देखा तो पाया कि यह गुनांदली के पिता थे जिन्होंने बात की थी। यह सिर्फ एक दोस्ताना मुकाबला है और मेरा बेटा पहले ही हार चुका है। तुम्हें इतना क्रूर नहीं होना चाहिए कि तुम उस पर हमला करो, गलिन ने भारी आवाज में कहा और दक्ष की ओर बढ़ा। दक्ष पहले से ही हमला करने के लिए तैयार था अगर उसने कुछ किया तो, लेकिन उसने कुछ भी अजीब नहीं किया। उसने बस अपने बेटे को उठाया और वापस चला गया, लेकिन वापस जाने से पहले उसने धीमी आवाज में दक्ष से कुछ कहा जिसे दक्ष साफ साफ सुन पा रहा था। बहुत ज्यादा दुश्मन मत बनाओ छोटे दोस्त, गलिन ने दक्ष से कहा था। शानदार प्रदर्शन, तुम वाकई प्रतिभाशाली हो। मैं अभी भी तुम में प्रतिभा देख सकता हूँ। तुम वाकई चालाक हो। रेन, अपने पोते की ताकत हमसे छिपा रहे हो। राजा ने खुलेआम दक्ष की तारीफ की, जिसके बाद उसने अपनी बाएं ओर देखा और तेज प्रताप से बात की। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं महाराज, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दक्ष ने तीसरे राजकुमार को देखा जो उसकी ओर बढ़ने लगा था और जल्द ही उसके सामने खड़ा हो गया। मैं अपने से कम उम्र के किसी व्यक्ति से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन आपका प्रदर्शन मुझे आपसे लड़ने के लिए उत्साहित करता है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मना नहीं करेंगे, तीसरे राजकुमार डिंग ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में लड़ाई का इरादा था। मैं तुम्हारे साधना क्षेत्र को नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा शारीरिक शरीर और चाल कौशल वास्तव में बहुत मजबूत है। अगर तुम मुझसे लड़ने के लिए सहमत हो तो यह एक मजेदार लड़ाई होगी। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें गंभीर रूप से घायल करने से पहले ही रुक जाऊंगा। तीसरे राजकुमार ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कहा। तीसरे राजकुमार, मुझे अपनी चोटों की चिंता नहीं है, मुझे आपकी चोटों की चिंता है। आप एक अच्छे इंसान हैं और मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं आपको अनजाने में कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। दक्ष ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। दक्ष की बातें सुनकर दूसरा राजकुमार अपनी हंसी रोक नहीं सका। दूसरे राजकुमार को हंसते देखकर तीसरे राजकुमार का चेहरा खराब हो गया। ये ठीक है, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। तीसरे राजकुमार ने चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव के साथ कहा। मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतने की कोशिश करूंगा। दक्ष ने धीमी आवाज में कहा। मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आने की कोशिश करूंगा। दक्ष ने धीमी
धीमी आवाज में कहा। तीसरे राजकुमार ने उसकी बातों पर भौं सिकुड़ लेकिन कुछ नहीं कहा। तुम हर करने के कौशल में अच्छे हो, लेकिन मैं भी इसी क्षेत्र में अच्छा हूँ। राजकुमार डिंग ने अपनी जगह से हटते हुए कहा। वह हवा में सीटी बजाता हुआ दक्ष की ओर आया, लेकिन दक्ष के करीब पहुंचने से पहले उसने अपने हाथों से इशारा किया, क्योंकि उसके हाथ में नीली रोशनी के कई गोले दिखाई दिए। उसने उन सभी को दक्ष की ओर फेंक दिया। दक्ष ने हिलने डुलने से मना कर दिया, क्योंकि उसने सभी गोलों को अपने ऊपर वार करने दिया। पल्लवी और कई लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि दक्ष ने मेरे यूडिंग पर हमला किया। हाँ, अपने पहले हमले से आहत दयनीय लगता है कि यह खत्म हो गया है, लं वेई ने मन ही मन सोचा। दूसरों के विपरीत राजा और दोनों कुलपति लं चेन को देखते रहे, क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि लं चेन हालांकि यूडिंग के युद्ध कौशल से प्रभावित था, फिर भी वह अपने स्थान पर सुरक्षित खड़ा था, वही स्थान जहां वह शुरू से था। ये तो एक अच्छा कौशल था। गुनान की तुलना में आप काफी मजबूत है, दक्ष ने धीरे से कहा और उसके चेहरे पर उदासीनता झलक रही थी। क्या तुम लड़ाई से संतुष्ट हो और हार मान लो, या मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए? दक्ष ने यूडिंग से कहा। मैं मानता हूं कि तुम शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हो और तुम्हारा बचाव भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्यों न हम असली कौशल से मुकाबला करें? मैंने सुना है कि तुम पहले तलवारबाज थे और सहयोग से मैं भी तलवार चलाने में अच्छा हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने से पहले अपना हमला रोक दूंगा। यूडिंग ने दक्ष को देखते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो, हालांकि तलवार से यह कठिन होगा, फिर भी मैं खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं तुम्हें गलती से ना मार दूं। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। अल्पविराम हाँ, ये छोटा भाई लोगों को गुस्सा दिलाने में वाकई माहिर है। दूसरे राजकुमार ने अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ सोचा, क्योंकि उसने दक्ष के बयान के बाद यूडिंग के विकृत भावों को देखा था। मेरी तलवार, यूडिंग ने जोर से कहा। एक नौकर जल्दी से तलवार लेकर अखाड़े में आया और उसे यूडिंग को सौंप दिया। यह एक हल्के नीले रंग की तलवार थी, जिसकी मूठ काली थी और इससे बहुत तेज आवाज निकल रही थी। दक्ष को एहसास हुआ कि यह एक उच्च श्रेणी की स्पिरिट ग्रेड कलाकृति थी। क्या मुझे उसे बड़े हथियार से धमकाना चाहिए? मुझे लगता है कि यह बहुत ज्यादा होगा, मैं कमजोर हथियार का इस्तेमाल करूंगा। दक्ष ने सोचा। जू, क्या तुम मुझे मेरी छोटी तलवार दे सकती हो? उसने जू से पूछा, जिसके हाथ में कुछ था। हालांकि वह ठीक से लपेटा हुआ था, फिर भी लोग उसके आकार से समझ सकते थे कि यह तलवार है। अब लेग जू के ठीक बगल में मेई भी अपने हाथों में थोड़ी बड़ी तलवार लिए खड़ी थी। दक्ष ने अखाड़े में प्रवेश करने से पहले ही उन्हें अपनी तलवारें दे दी थी। यहाँ मास्टर, जू ने कहा और उसके पास चली गई और उससे उसकी तलवार थमा दी। दक्ष ने अपनी सर्वोच्च नश्वर श्रेणी की तलवार माउंटेन डिस्ट्रॉयर को सबके सामने खोलते हुए उसे खोल दिया। उसने अपनी सर्वोच्च श्रेणी की स्पिरिट ग्रेड तलवार का इस्तेमाल न करने का फैसला किया था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसके हमले से गलती से तीसरे राजकुमार की मौत हो सकती है। वह पूरे परिवार के सामने परिवार की सभा में किसी को भी नहीं मारना चाहता था, खासकर एक राजकुमार को। जैसे ही तलवार बाहर आए, लोगों को उसमें से एक मजबूत भयंकर आभा निकलती हुई महसूस हुई। अजीब बात है, मैंने ये तलवार पहले भी देखी है, इसने कभी इतना मजबूत एहसास नहीं दिया। ऐसा क्यों लगता है कि यह एक ऐसी तलवार है जिसने अनगिनत लोगों का रक्त किया है? ये तो सिर्फ एक सर्वोच्च श्रेणी की नश्वर श्रेणी की तलवार है, इसमें उच्च श्रेणी की स्पिरिट श्रेणी की तलवार के बराबर इतनी मजबूत आभा कैसे हो सकती है? तेज प्रताप ने तलवार और उससे निकलने वाली भयंकर आभा को देखकर मन ही मन सोचा। यहाँ तक कि राजा और किन्वेन ने भी तलवार को दिलचस्पी से देखा। यूडिंग ने फिर से अपने कुशल कदमों का प्रदर्शन किया और अपने चाल कौशल का इस्तेमाल करते हुए अपने और दक्ष के बीच की दूरी को कम किया और दक्ष की सीना की ओर वार किया। दक्ष ने कुशलता से अपनी तलवार का इस्तेमाल किया और हमले को रोका और यूडिंग को पीछे की ओर धकेल दिया। दक्ष ने देखा कि उसके माउंटेन डिस्ट्रॉयर पर एक छोटा सा गड्ढा था। हालांकि यह एक सामान्य व्यक्ति की नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अपनी उच्च धारणा के साथ दक्ष इसे नोटिस करने में सक्षम था। अल्पविराम, ऐसा लगता है कि तलवार की स्थायित्व का भी तलवार की उपयोगिता से बहुत कुछ लेना देना है। हालांकि तलवार की शक्ति उपयोगकर्ता पर निर्भर करती है, लेकिन इसकी स्थायित्व को बदला नहीं जा सकता है और एक नश्वर श्रेणी की तलवार वास्तव में उच्च श्रेणी की स्पिरिट श्रेणी की तलवार जितनी टिकाऊ नहीं होती है। दक्ष ने अपनी तलवार को देखते हुए सोचा, ठीक है, तो मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। दक्ष ने बड़बड़ाया। उसने अपनी साधना को छठे चरण के आत्मा स्थापना क्षेत्र तक सीमित कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि तलवार की तकनीक के साथ मिलकर यह यूडिंग को हराने के लिए पर्याप्त था। उसे लगा कि अगर उसने थोड़ा और प्रयास किया तो वह गलती से यूडिंग को मार सकता है, जिसे वह मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा और इसे जल्दी खत्म करूंगा, यूडिंग ने तलवार का रुख अपनाते हुए कहा। अभिसरण राजकुमार यूंग ने तलवार से वार करते हुए हमला करने की पहल की। प्रकाश की एक चमकदार किरण हवा में सीटी बजाती हुई दक्ष की दिशा में चली गई। पहले वार के तुरंत बाद यूडिंग ने दूसरा और तीसरा वार किया, जिसमें प्रत्येक वार
वार पिछले वार से तेज था। तीनों प्रकाश की किरणें अपने रास्ते में एक हो गई और जैसे जैसे वे दक्ष की ओर बढ़ी वे और भी चमकदार होती गई। दक्ष ने अपने चेहरे पर उदासीनता भरी नजर से आने वाले हमले को देखा। सेंट स्वॉर्ड के साथ रूप पहला रूप सफाई, दक्ष ने धीरे से कहा और अपने माउंटेन डिस्ट्रॉयर से एक साधारण सा इशारा किया। प्रकाश की एक चमकदार लाल किरण उसके हमले से भी तेज गति से यूडिन की ओर बढ़ी। यह जल्द ही तीसरे राजकुमार के हमले से टकरा गई। हमले के साथ एक छोटी सी टक्कर के बाद इसे तुरंत नष्ट कर दिया क्योंकि यह आगे बढ़ना जारी रहा। राजकुमार यू ने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ तुरंत अपनी तलवार का इस्तेमाल हमले को रोकने के लिए किया, लेकिन हमले को रोकने में सक्षम होने के बजाय वह एक शक्तिशाली बल के साथ पीछे की ओर फेंका गया। उठने की कोशिश करते हुए उसने अपने मुंह में रक्त की खांसी की। उससे अपनी कई हड्डियों में दर्द महसूस हुआ। कुछ प्रयास के साथ वह खड़ा हुआ और उसने अपने मुंह से रक्त के धब्बे पूछे। वह कुछ क्षण तक दक्ष को घूरता रहा, फिर उसकी ओर बढ़ा। हालांकि तुम छोटे हो लेकिन तुम सच में बहुत ताकतवर हो। मुझे नहीं पता कि अगर हम जीवन या मृत्यु की लड़ाई लड़ेंगे तो क्या होगा, लेकिन इस अवसर पर मैं हार मान लेता हूँ। प्रिंस डिंग ने अपनी सीट पर जाने से पहले दक्ष से कहा। राजकुमारी मियाओ ने उसे एक उपचार की गोली दी जब वह बड़बड़ाते हुए बैठ गया। यह एक अच्छा प्रयास था। तीसरे भाई दूसरे राजकुमार आरव ने एक आरामदायक मुस्कान के साथ कहा जब उसने यूडिंग को देखा। अब आपकी बारी है दूसरे भाई, मैं आपका प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुक हूँ। तीसरे राजकुमार ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा। अल्पविराम, अब आपकी बारी है दूसरे भाई, मैं आपका अद्भुत प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुक हूँ। तीसरे राजकुमार डिंग ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा। वह मेरा छोटा भाई है, मैं उससे क्यों लड़ूंगा, इसके अलावा आप मुझसे ज्यादा कमजोर नहीं है। तीसरे भाई, अगर वह आपको एक कीड़े की तरह इतनी आसानी से कुचल दे है तो वह बहुत मजबूत होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा सकता हूँ। ये देखते हुए कि आप कितने असहाय थे, दूसरे राजकुमार ने मुस्कुराते हुए यूडिंग से कहा। तुम ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि तुम डरे हुए हो। तीसरे राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। आप जो चाहे सोच सकते हैं यदि इससे आपको अच्छा महसूस होता है। द्वितीय राजकुमार ने हंसते हुए कहा। छोटी बहन, वह बहुत अच्छा है ना। आरव ने नताशा के कान में फुसफुसिया जब उसने उसे दक्ष को गौर से देखते हुए देखा। हाँ वह है, नताशा ने बिना ध्यान दिए कहा, भीड़ को देखते हुए और ये देखते हुए कि कोई भी आगे नहीं आ रहा है। दक्ष अपनी सीट पर वापस चला गया। उसने पल्लवी को देखा जो बस वहां खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव था, जैसे वह अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। लगता है पार्टी खत्म हो गई है। आपका पोता श्याम का चमकता सितारा है। राजा योहान ने तेज प्रताप को देखते हुए कहा। बूढ़े रेन, मुझे बताओ तुमने उसका साधना क्षेत्र हमसे क्यों छुपाया। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह केवल एक शारीरिक शोधन क्षेत्र साधक होते हुए ये सब कर सके, भले ही उसके पास एक अच्छी शारीरिक साधना तकनीक हो, फिर भी 8वें चरण के आत्मा स्थापना क्षेत्र साधक को हराना बहुत कठिन है। मेरा मानना कि हालांकि वह एक शारीरिक साधक है लेकिन उसका साधना क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। मुझे बताओ उसका वास्तविक साधना क्षेत्र क्या है। किन्वेन ने तेज प्रताप की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर एक मनोरंजक भाव के साथ कहा। क्या आपने हम सभी से झूठ बोला कि उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है और उस पर हत्या के प्रयास के बाद से वह साधना या कुछ भी करने में असमर्थ है। मैं समझ सकता हूँ कि आपने उसे उसके जीवन के लिए खसे बचाने के लिए ऐसा किया था। उसका साधना क्षेत्र क्यूई के साथ जो उसने अपने अंतिम हमले में इस्तेमाल किया था, मुझे लगा कि यह कम से कम 6ठे चरण के आत्मा स्थापना क्षेत्र के साधक की ताकत है। क्या वास्तव में ऐसा है। किन्वेन ने पूछा। राजा किन्वेन के शब्दों से प्रभावित होकर तेज प्रताप को भी देखने लगा। आप अपने पोते को यहाँ क्यों नहीं बुलाते, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। युवा हान ने चेहरे पर दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। थोड़ा सोचने के बाद तेज प्रताप ने प्रवाह के साथ जाने का निर्णय लिया और उसने दक्ष को पुकारा। लंगचेन ने अपने दादाजी को पुकारते हुए सुना और तुरंत उनकी ओर चला गया। तुमने जो प्रदर्शन किया वह बहुत अच्छा था छोटे दोस्त। हम सभी जानना चाहते हैं कि तुम्हारा वास्तविक साधना क्षेत्र क्या है, तुम हमें क्यों नहीं बताते। किन्वेन ने दक्ष की ओर देखते हुए उससे पूछा। दक्ष ने कुछ देर सोचा फिर मुस्कुराकर जवाब दिया। 8वां चरण गोल्ड कोर क्षेत्र। दक्ष ने उत्तर दिया। किन्वेन, तेज प्रताप और यूहान सभी ने दक्ष को खाली नजरों से देखा। फिर किन्वेन जोर से हंसने लगी, यहाँ तक कि राजा यूहान और तेज प्रताप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। ओल्ड रेन, आपका पोता वास्तव में जानता है कि लोगों को कैसे हंसाया जाता है। किन्वेन ने हंसी के बीच में कहा। जब उसने तेज प्रताप को देखा, आप वह कलाकृति क्यों नहीं ले लेते जो हमें आपके वास्तविक साधना क्षेत्र को देखने से रोक रही है। हमें आपके स्वर्ण कोर साधना को देखने दे। किन्वेन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि उसने बहुत प्रयास के बाद हंसना बंद कर दिया था। वे किस कलाकृति की बात कर रहे हैं। दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। ये ठीक है, आपको अपनी वास्तविक साधना पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आपकी उम्र के हिसाब से यह पहले से ही बहुत अच्छा है, बस उन्हें ईमानदारी से बताएं। तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं कल रात 6ठे चरण की आत्मस्थापना क्षेत्र में प्रवेश कर गया। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। जैसा कि
मैंने उम्मीद की थी। तो आप अभी भी लॉन कबीले की युवा पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली है, लॉन वे के समान उम्र, लेकिन उससे अधिक साधना आपकी असली लड़ाकू शक्ति के लिए। मुझे लगता है कि हम सभी ने इसकी एक झलक देखी है, राजा यहान ने दक्ष को देखते हुए कहा। आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद महामहिम, दक्ष ने उत्तर दिया। उनकी बातचीत सुनने वाले बहुत से लोग हैरान रह गए। पल्लवी मेई और जू जैसे कुछ लोग खुश थे, जबकि लोनवे जैसे अन्य लोग परेशान थे। गू नानले और उसके पिता बहुत पहले ही चले गए थे, इसलिए वे यहाँ नहीं थे। किन्रुओं ने बाकी सभी के केवल दक्ष को एक विचारशील नजर से देखा। शाम जल्द ही समाप्त हो गई और लोग अपने अपने विभिन्न अनुभवों के साथ विदा हुए। उस रात दक्ष अपनी मां के साथ वापस चला गया। जब उसने दक्ष से पूछा कि वह इतना मजबूत कैसे हो गया, तो दक्ष ने उसे वही कहानी सुनाई जो उसने तेज प्रताप को सुनाई थी। पल्लवी ने दक्ष को ऐसी किस्मत देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया, जिसकी बदौलत वह इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल पाया। अपनी मां के साथ कुछ समय बिताने के बाद दक्ष अपने कमरे में वापस चला गया। क्या दिन था। अपने कमरे में प्रवेश करते हुए दक्ष अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गया। 1 घंटे से अधिक समय तक बिस्तर पर रहने के बाद दक्ष फिर से बैठ गया। उन्होंने रात की खेती शुरू करने से पहले अंडे खिलाने की अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू की। रात बीत गई और सुबह हो गई। दक्ष ने अपनी साधना समाप्त, वह अपने बिस्तर पर लेट गया और जल्द ही सो गया। आखिरकार दोपहर में जागने पर दक्ष तैयार होकर बाहर चला गया। गुड मॉर्निंग। नींद में डूबे हुए सिर, मैंने मेई को तुम्हें जगाने के लिए कहा था, लेकिन वह ये कहकर वापस आ गई कि तुम गहरी नींद में थे, तुम कल से थके हुए होगे, मैं खाना तैयार करती हूँ, पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने दक्ष को अपने आंगन में प्रवेश करते देखा। हाँ, मैं देर से सोया था, दक्ष ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जल्द ही लंच दक्ष के सामने परोसा गया। मां, मुझे आपसे कुछ कहना है, दक्ष ने अपनी मां की ओर देखते हुए कहा। ये क्या है, पल्लवी ने पूछा। मैं अगले कुछ दिनों तक अपने कमरे में अकेले रहकर साधना करूंगा, इसलिए मैं अगले कुछ दिनों तक आपके साथ खाना नहीं खा पाऊंगा और न ही आपसे मिल पाऊंगा। मैं बाहर के नौकरों से कहूंगा कि जब मुझे भूख लगे तो वे मेरे लिए खाना लाए। बस सू और मेई से कहो कि वे मेरे आंगन में खाना भिजवा दे। दक्ष ने अपनी मां को समझाया। ये ठीक है। दक्ष को मना करने में असमर्थ वह सहमत हो गई। दक्ष फिर से अपने आंगन में वापस चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। हाँ, अब मुझे जो नई तकनीकें मिली है उन पर काम करने का समय आ गया है, दक्ष अपने बिस्तर पर बैठते हुए मुस्कुराया। हम, अब मुझे जो नई तकनीक मिली है उन पर काम करने का समय आ गया है, दक्ष अपने बिस्तर पर बैठते हुए मुस्कुराया। मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? मुझे 3 चीजें सीखनी है। थंडर ब्लेड, एक मौलिक आक्रामक कौशल, सांसारिक सम्राट प्रभाव, आंदोलन में उपयोगी, और अंत में दानव सम्राट काया। दक्ष ने खुद से कहा, मुझे अंतरिक्ष के नियम को और अधिक समझने के लिए कुछ समय निकालने की आवश्यकता है। मैं हमेशा एक नियम के बीच के साथ नहीं रह सकता, दक्ष ने कहा जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। तुम्हें और भी कानून सीखने होंगे, सिर्फ अंतरिक्ष कानून ही नहीं। जून अचानक प्रकट हुई और उसने दक्ष से कहा, बहुत बढ़िया, इस एकांत में केवल तुम ही गायब थी। दक्ष ने थोड़े परेशान भाव से कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं अगला कानून गोला कहां से प्राप्त कर सकता हूं? दक्ष ने पूछा। नहीं, जून ने जवाब दिया। तो क्या ऐसी किसी चीज के बारे में बात करने की जरूरत थी जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है? दक्ष ने जून से पूछा। आप कानून के बिना भी सीखने की कोशिश कर सकते हैं, जून ने हंसते हुए कहा। मेरे पास इतना खाली समय नहीं है, मैं पहले से ही उन कामों में पीछे चल रहा हूं जो मुझे करने हैं, दक्ष ने जून को जवाब दिया। यह आपको तय करना है, मैं आपके निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, जून ने उत्तर दिया। और हाँ, मुझे याद आया कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, दक्ष ने कहा। क्योंकि उसे कुछ याद आ गया था। तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? जून ने जवाब दिया और उसके चेहरे पर दिलचस्पी भरी नजर थी और वह दक्ष को घूर रही थी। अल्पविराम, ये बात कि लोग मेरी साधना को नहीं देख पा रहे हैं, क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? दक्ष ने उसे देखते हुए पूछा। हाँ, यह उस समय से ऐसा ही है जब से आपको मास्टर की वंशावली प्राप्त हुई है। इस दुनिया में कोई भी अपने उत्तराधिकारी की खेती देखने के योग्य नहीं है, जून ने गर्व भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। क्या आप ऐसी कोई तकनीक जानते हैं जिससे मैं दूसरों को नकली साधना क्षेत्र दिखा सकूं? मैं एक अजीब अस्तित्व की तरह नहीं घूमना चाहता। लोगों को यह महसूस होने लगा है कि वे मेरी साधना नहीं देख पा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इससे क्या अप्रत्याशित आपदा आ सकती है, दक्ष ने कहा और उसने जून को अपनी चिंताएं बताई। वह, मुझे एक तकनीक पता है। दक्ष सेन ने इस तकनीक को खोजने के लिए दूर दूर तक खोज की। उसे भी तुम्हारी जैसी ही समस्या का सामना करना पड़ा। उसका साधना क्षेत्र भी छिपा हुआ था और उसे यह पसंद नहीं था, उस कारण से नहीं जिसके बारे में तुम बात कर रही हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वह चाहता था कि लोग उसकी असली साधना देखें। वह हमेशा कहा करता था कि वह नहीं चाहता कि कीड़े उसे परेशान करें क्योंकि उन्हें अपनी जगह नहीं पता होती। एक दिन उसकी खोज सफल हुई क्योंकि उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, एक मार्शल कौशल जो लोगों को वह साधना क्षेत्र दिखाने में सक्षम था जो वह चाहता था। हालांकि उसने इसका इस्तेमाल कभी भी नकली क्षेत्र दिखाने के लिए नहीं किया। जुन ने दक्ष को समझाया। बहुत बढ़िया, क्या आप मुझे वह तकनीक सिखा सकते हैं? दक्ष ने
आशावादी होकर पूछा, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मैंने पहले ही उस अंडे के साथ अनुबंध स्थापित करने में आपकी मुफ्त में मदद की है। जुन ने एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें मुझसे एक लंबा चुंबन मिलेगा? दक्ष ने मजाक में कहा, ये कौन ऐसा चाहेगा? जुन ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, कई लड़कियां ऐसा चाहती होंगी, वैसे तुम क्या चाहती हो? दक्ष ने हंसते हुए कहा, एक वादा। जुन ने दक्ष को देखा और गंभीरता से कहा, किस बात का वादा? दक्ष ने उलझन भरी नजर से पूछा, एक वादा है कि जब मुझे जरूरत होगी तो तुम मेरी मदद करोगे। जून ने दक्ष से कहा, अगर मैं अपनी जान जोखिम में डाले बिना आपकी मदद करने की स्थिति में हूं तो जरूर। दक्ष ने जून से कहा, मैं इससे वैसे ही लूंगा जैसा आप स्वीकार करते हैं। जून ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी चेतना को मेरे लिए खोलो, मैं वह तकनीक तुम्हें हस्तांतरित कर रहा हूं। जून ने दक्ष से कहा, ठीक है। दक्ष ने जून को अपनी चेतना तक पहुंचने की अनुमति दी और जल्द ही उसे लगा कि उसके दिमाग में एक नया ज्ञान है। दक्ष ने अनजाने में ही उस ज्ञान को सीखना शुरू कर दिया, उसे पता भी नहीं चला और पढ़ते पढ़ते 2 घंटे बीत गए। वह तो इसे स्वर्गीय कफन कहा जाता है। इतने विस्तृत चरण जटिल होते हुए भी समझने में आसान, ऐसा लगता है कि यह वह तकनीक होगी जिसे समझने में मैं सबसे पहले अपना समय लगाऊंगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि आप जानते होंगे कि चूंकि आप उस ज्ञान से गुजरे हैं, ये कौशल आपको दूसरों को नकली साधना दिखाने में मदद कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। जुन ने एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ कहा, हाँ, जहां तक मैं समझता हूं, मैं केवल अपने वास्तविक साधना क्षेत्र से नीचे 2 प्रमुख क्षेत्र से लेकर अपने वास्तविक साधना क्षेत्र से ऊपर एक प्रमुख क्षेत्र तक की साधना दिखा सकता हूं। दक्ष ने जून को देखते हुए बड़बड़ाया, बिल्कुल, यदि आप द्वितीय चरण के स्वर्ण कोर क्षेत्र के साधक हैं तो आप अपनी इच्छाओं के आधार पर दूसरों को अपनी साधना को द्वितीय चरण के शरीर शोधन क्षेत्र से लेकर द्वितीय चरण के पृथ्वी क्षेत्र तक दिखा सकते हैं। जून ने मुस्कुराते हुए कहा, यह काफी अच्छा है क्योंकि मुझे केवल अपने साधना क्षेत्र को दिखाने के लिए इसकी आवश्यकता है, हालांकि यह भविष्य में बहुत उपयोगी हो सकता है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, क्या तुम मुझे शांति दे सकते हो? मुझे इस कौशल को जितनी जल्दी हो सके समझने की जरूरत है ताकि मैं थंडर बी को समझना शुरू कर सकूं। ब्लेड सांसारिक सम्राट प्रभाव और दानव सम्राट काया। दक्ष ने कहा, जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और समझना शुरू किया, हम जून गायब होते हुए बोली। दक्ष 1 दिन से ज्यादा समय तक उसी स्थिति में रहा और स्वर्गीय कफन को समझने और उसमें महारत हासिल करने की कोशिश करता रहा। वह तब तक ऐसे ही रहा जब तक कि उसके पेट में गुर्राहट नहीं होने लगी। लगता है कि मानव शरीर मानव मन के साथ तालमेल नहीं रख सकता। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा और वह उठकर अपने आंगन के दरवाजे की ओर चला गया। दक्ष ने दरवाजा खोला और देखा कि एक नौकर पहले से ही वहां खड़ा था। मेरे लिए खाना लाओ। दक्ष ने दरवाजा बंद करने से पहले आदेश दिया। ठीक 15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दक्ष ने दरवाजा खोला तो देखा कि जू हाथ में ट्रेल बाहर खड़ी थी। दरवाजा खुला देखकर जू ने आंगन में प्रवेश किया और ट्रे को मेज पर रख दिया। वह वहीं खड़ी रही और दक्ष को खाना खाते हुए देखती रही। कुछ देर बाद वह खाली ट्रे लेकर आंगन से बाहर निकल गई। उसने और कुछ नहीं किया क्योंकि वह अपनी किसी भी हरकत से दक्ष के शांत मन को भंग नहीं करना चाहती थी। दक्ष ने उसे बाहर जाते हुए देखा। उसने खुद को कुछ भी कहने से रोका और उसके बाहर निकलते ही दरवाजा बंद कर दिया और अपने कमरे में वापस चला गया। उसने फिर से स्वर्ग के कफन को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। दक्ष को स्वर्ग के कफन पर पूरी तरह से महारत हासिल करने में 2 घंटे और लग गए। बहुत बढ़िया, एक कौशल सीखा। अगला दानव सम्राट काया। दक्ष ने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा, अगर मैं अपने लिए दानव सम्राट काया की साधना कर सकता हूं तो ये थंडर ब्लेड और सांसारिक सम्राट प्रभाव की साधना में वास्तव में सहायक हो सकता है। एक मजबूत शरीर के बिना उन्हें साधना करना वास्तव में कठिन होगा, विशेष रूप से थंडर ब्लेड। अगर थंडर ब्लेड की साधना विधि उस विवरण में लिखी होती जिसे मैंने पुरस्कार चुनते समय पढ़ा था तो मुझे वास्तव में संदेह है कि क्या मैंने इससे चुना होगा। दक्ष ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हाँ, चूंकि सब कुछ पहले ही हो चुका है तो बेहतर होगा कि मैं भविष्य के बारे में चिंता करना बंद कर दूं। दक्ष ने ध्यान केंद्र करने की कोशिश करते हुए कहा, दानव सम्राट काया की साधना करने के लिए मुझे पहले एक हृदय दानव बनाना होगा और उसे अपने मार्शल स्पेस से जोड़ना होगा। हम ये हृदय दानव प्राकृतिक क्यूई को इकट्ठा करेगा जो मैं अपनी साधना के दौरान इसे प्रदान करता हूँ। यह उस प्राकृतिक क्यूई को अपने कुछ राक्षसी क्यूई के साथ पूरक करेगा और इसे मेरे शरीर को प्रदान करेगा ताकि इसे एक दानव सम्राट काया बनाई जा सके। हालांकि मैं हृदय दानव बनाने के बारे में थोड़ा चिंतित हूं क्योंकि इसका एक दुष्प्रभाव यह है कि यह मेरी इच्छा शक्ति को कमजोर कर देगा। अगर मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया और रास्ते में कहीं खो गया तो यह वास्तव में परेशानी भरा हो सकता है। क्या मुझे इसके साथ चलना चाहिए? दक्ष ने खुद से बात की, ठीक है, बहादुर बनो। कुछ हासिल करने के लिए मुझे कुछ जोखिम भी उठाने होंगे और अगर मैं अपने दिल के एक छोटे से दानव को भी नियंत्रित नहीं कर सकता तो मैं इस दुनिया के शिखर तक कैसे पहुंच सकता हूं? अगर मेरे पास दृढ़ इच्छा शक्ति भी नहीं है तो मैं शाश्वत कैसे बन
सकता हूँ, दक्ष ने दृढ़ निश्चय से भरी आवाज में कहा। उसने दानव सम्राट काया की साधना शुरू की। उसने हृदय दानव बनाने के लिए साधना मैनुअल में बताए गए चरणों का पालन किया। हालांकि दक्ष को दानव सम्राट काया मैनुअल से हृदय दानव बनाने की विधि पता थी, फिर भी उसे बनाने में 5 घंटे से ज्यादा का समय लगा। इसके बाद दक्ष के मार्शल स्पेस में 4 चीजें मौजूद थी, उसका स्पेस लॉबीज, उसका रेड कोर, उसका हृदय दानव और कवच में सजी उसकी मार्शल आत्मा। जो हृदय दानव बनाया गया था वह दक्ष जैसा ही दिखता था, बस फर्क इतना था कि उसके माथे से 2 सींग निकले हुए थे। उसने एक टोपी पहन रखी थी, लाल वस्त्र जब अस्तित्व में आया। अपने हृदय दानव का निर्माण करने के बाद दक्ष अपने बिस्तर पर लेट गया, जो कि किए गए सभी प्रयासों से थक गया था। दक्ष की जानकारी के बिना जब हृदय दानव अस्तित्व में आया, दक्ष की मार्शल आत्मा में अंततः लंबे समय के बाद थोड़ी हलचल हुई। जैसे ही हॉट डेमन मार्शल स्पेस के अंदर दिखाई दिया, दक्ष की मार्शल आत्मा, जिसके हाथ में रक्त से लाल तलवार थी और शरीर पर सुनहरा कवच था, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी रक्त से लाल आंखों से हॉट डेमन को देखा। थोड़ी देर तक हॉट डेमन को देखने के बाद मार्शल आत्मा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि हॉट डेमन उसके ध्यान के लायक नहीं था। दक्ष के मार्शल स्पेस में जन्म लेने के कुछ ही पल बाद हॉट डेमन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उससे लगा कि वह गंभीर खतरे में है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और पाया कि एक मार्शल सोलो उसे कुछ दूरी पर अपनी आंखें बंद करके खड़ा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन केवल एक लाल कोर उसके सिर के ऊपर तैरता हुआ दिखाई दिया और एक बीज जैसी चीज सुनहरे बख्तरबंद मार्शल सोल के ठीक सामने तैरती हुई दिखाई दी। उसने हर जगह देखने की कोशिश की, लेकिन ये पता नहीं लगा सका कि उसे डर क्यों लग रहा है। दक्ष आधे घंटे के बाद उठकर बैठ गया, क्योंकि उसने वातावरण से प्राकृतिक क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया था। उसने सारी क्यूई अपने हृदय दानव को देने का फैसला किया, जिसने ने प्राकृतिक क्यूई को राक्षसी क्यूई के साथ पूरक किया और इसे दक्ष के शरीर में भेज दिया, जिससे वह मजबूत हो गया। दक्ष महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत बढ़ रही थी, वह खुद को मजबूत महसूस कर सकता था। उसने ये प्रक्रिया 12 घंटे से अधिक समय तक जारी रखी, इससे पहले कि उसका पेट फिर से गुर्राना शुरू कर दे। फिर भी बिना रुके दक्ष ने रुकने से पहले 12 घंटे और अपनी साधना जारी रखी। हाँ, साधना के एक दिन बाद ही मैं पहले से ही बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। मेरी शारीरिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अगर मेरे पास समापन के दौरान इतनी ताकत होती तो गू नांदली को मारा गया मेरा एक साधारण थप्पड़ उसकी खोपड़ी को कुचल देता। अगर मैं इसी तरह जारी रखता हूं तो मैं दुनिया में सबसे ताकतवर बन सकता हूं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों का वध कर सकता हूं। रुको, मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? मैं किसी की खोपड़ी को कुचलने के बारे में क्यों सोच रहा हूं? ये कैसा एहसास है, किसी का वध करने की यह प्यास? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जल्द ही वह अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ रुक गया, क्योंकि उसने ध्यान से अपने कहे शब्दों के बारे में सोचा। ये कोई गंभीर बात नहीं है, ये सिर्फ दानव सम्राट काया का प्रभाव है। अंदर ही अंदर तुम गू आनली से नफरत करते हो क्योंकि उसने तुम्हारा अपमान किया है। तुम ये सब सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे हृदय के दानव के कारण बढ़ गई है। जैसे ही उसने समझाया, जुन फिर से प्रकट हुई, लेकिन मैंने अभी इसकी साधना शुरू की है। ये शुरुआत में ही मुझे इतना प्रभावित कैसे कर सकता है? जब मैं इसकी पूर्णता तक साधना करूं तो क्या यह ऐसा नहीं होना चाहिए? दक्ष ने पूछा, नहीं, ये तो शुरू से ही ऐसा है और समय के साथ यह बढ़ता ही रहेगा। जुन ने समझाया, यह अभी भी बहुत गंभीर नहीं है, बस कुछ तीव्र भावनाएं हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं भविष्य में इस तकनीक की साधना करना बंद कर दूं, जब मुझे लगे कि मैं दहलीज पर पहुंच गया हूं और आगे कभी साधना नहीं कर पाऊंगा? दक्ष ने जुन को देखते हुए पूछा, आप इस काया की साधना बंद कर सकते हैं, लेकिन आप उस हृदय दानव के बारे में क्या करेंगे जो पहले से ही आपके मार्शल स्पेस में है? आप इसे अभी अपने मार्शल से निर्वासित नहीं कर सकते हैं, और भले ही आप अपने हृदय दानव को प्राकृतिक क्यूई प्रदान करना बंद कर दे, लेकिन जब आप इस काया की साधना बंद कर देंगे तो आपके लिए एक बदतर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जून ने दक्ष से कहा, क्या समस्या है? दक्ष ने उससे पूछा, जब आप अपने हृदय दानव को एक निश्चित समय के लिए प्राकृतिक क्यूई प्रदान नहीं करते हैं तो यह आपके मार्शल स्पेस से क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर देगा और अपने राक्षसी क्यूई के साथ इसे पूरक करने के बाद इसे आपके शरीर में भेज देगा। इसका परिणाम ये होगा कि आपका साधना क्षेत्र घट जाएगा, जबकि आपका शारीरिक साधना क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो एक तरह से एक बार जब आपने दानव सम्राट काया की खेती शुरू कर दी तो सभी निकास द्वार बंद हो गए, इसे रोका नहीं जा सकता। अब आप बस इतना कर सकते हैं कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखें और उस हृदय दानव को अपने नियंत्रण में रखें। इसे आपको इस्तेमाल न करने दें, इसके बजाय इसे अपने लिए इस्तेमाल करें। यदि आप इसका सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप अजय बन सकते हैं। जुन ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? दक्ष गुस्से में दहाड़ा, लेकिन उसने जल्द ही खुद पर काबू पा लिया। उसे समझ आ गया कि यह उसका दिल का दानव था जिसने उसे इतना गुस्सा दिलाया था। तुम पर चिल्लाने के लिए मुझे खेद है, तुम्हारी बातों को ना सुनना और तुम्हारी चेतावनी की गहराई को
समझे बिना इस कौशल का चयन करना मेरी गलती थी, दक्ष ने धीरे से कहा और उसने जून को देखा। तुम पर चिल्लाने के लिए मुझे खेद है, तुम्हारी बातों को ना सुनना और तुम्हारी चेतावनी की गहराई को समझे बिना इस कौशल का चयन करना मेरी गलती थी, दक्ष ने धीरे से कहा और उसने जून को देखा। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हालांकि तुम्हारा हृदय राक्षस तुम्हें प्रभावित करेगा, मुझे यकीन है कि तुम उसे दबा सकती हो, बस इस बात से अवगत रहो कि तुम कौन हो, जून ने धीमी आवाज में कहा और उसने दक्ष को देखा। तुम सही हो, मैं ये कर सकता हूँ, दक्ष ने दृढ़ संकल्प से भरी आवाज में कहा। जब उसने जून की ओर देखा, तुमने पहले ही डेमन मोनार्क फिजिक का मुख्य भाग पूरा कर लिया है, अब बस अपने हृदय दानव को नियमित रूप से क्यूई प्रदान करके अपनी ताकत बढ़ाना बाकी है, जो तुम आसानी से कर सकते हो। तो तुम आगे कौन सा अन्य कौशल सीखने जा रहे हो, जून ने दक्ष को देखते हुए पूछा। मैंने पहले ही दानव सम्राट काया की प्रारंभिक साधना पूरी कर ली है, अब मुझे लगता है कि मुझे सांसारिक सम्राट प्रभाव की साधना करनी चाहिए। मेरा खाली आंगन शायद इसके अभ्यास के लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे लगता है कि यह जगह इसके लिए बहुत छोटी है, मुझे किसी दूसरे उपाय के बारे में सोचना होगा, शायद मैं फिर से उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट जा सकता हूँ। माँ को मुझे फिर से बाहर जाने की अनुमति देने के लिए मनाना मुश्किल होगा, लेकिन यह मेरी साधना के लिए जरूरी है, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। जैसे ही दक्ष खड़ा हुआ, उसका पेट फिर से गुड़ने लगा और उसे एहसास हुआ कि उसने एक दिन से कुछ नहीं खाया है। वह बाहर की ओर चला गया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। मैं अब दस्तक देने जा रहा हूँ, आवाजों में से एक ने कहा। दक्ष को एहसास हुआ कि यह जू की आवाज थी, लेकिन अगर गुरु नाराज हो गए तो क्या होगा, अगर हमारी वजह से उनकी साधना में बाधा आए तो क्या होगा। एक और आवाज आई जो मे की आवाज जैसी लग रही थी। मास्टर ने एक दिन से कुछ नहीं खाया है, हो सकता है कि वे खेती में व्यस्त हो, लेकिन खाना भी जरूरी है। मुझे लगता है कि हमें मास्टर से डांट खाने का जोखिम उठाना चाहिए और उन्हें खाने के लिए याद दिलाना चाहिए। जू ने दृढ़ निश्चय से भरी आवाज में कहा। लेकिन बहन, इसमें जोखिम है, क्या होगा अगर गुरु अपनी साधना के महत्वपूर्ण मोड़ पर हो और हमारे ध्यान भटकने की वजह से साधना में विचलन का शिकार हो जाए। मैं उन्हें चोटिल होते नहीं देखना चाहती, मेई ने भावुक स्वर में कहा। दक्ष ने उनकी बातें सुनी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैं तुम सही हो, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि क्या करना है, जू की उलझन भरी आवाज सुनाई दी। तुम दोनों मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट खाना क्यों नहीं लाते, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजा खोलकर अपने आंगन से बाहर निकल गया। जू और मेई अपने शुरुआती झटके के बाद जल्दी से एक चमकदार मुस्कान के साथ दक्ष के लिए कुछ खाने के लिए लेकर भागे। दक्ष मुस्कुराया और वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया तथा अपने आंगन का दरवाजा खुला छोड़ दिया। जू और मेई जल्द ही अपने हाथों में ट्रे लेकर वापस आ गए और उन्होंने उन्हें दक्ष के सामने टेबल पर रख दिया। किसी अज्ञात कारण से दक्ष को जैसे ही खाना उसके सामने रखा गया, उसे बहुत भूख लगी। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना उसने खाना खाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि लड़कियां भी हैरान थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि दक्ष इतनी तेजी से खा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह हफ्तों से भूखा हो। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। खाना खत्म करने के बाद दक्ष अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया और अपनी बाहें फैला दी। यह बहुत बढ़िया था, अब मैं वास्तव में बेहतर महसूस कर रहा हूँ, दक्ष ने जू और मेई को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अचानक दक्ष को पता नहीं था कि दक्ष के अंदर का दिल का दानव मुस्कुराया, जैसे उसे कुछ मजेदार मिल गया हो। वाह, अब जब मैंने अपना नंबर संतुष्ट कर लिया है तो मैंने देखा कि तुम दोनों उन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो, दक्ष ने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। जू और मेई ने एक जैसी हरी ड्रेस पहनी हुई थी जो ऊपर से गाउन जैसी लग रही थी, लेकिन ये सिर्फ घुटनों तक ही थी, जिससे उनकी खूबसूरत टांगें दिख रही थी। दक्ष उन्हें देखता रहा, वह अपने अंदर एक ज्वाला महसूस कर सकता था। वह अपनी नजरें उनसे हटाना नहीं चाहता था और बस लड़कियों को देखता रहना चाहता था। धन्यवाद गुरुजी, दोनों ने सुंदर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हमें अब बाहर जाना चाहिए, हमें अब आपकी साधना में बाधा नहीं डालनी चाहिए, जू ने कहा और वह ट्रे उठाने के लिए आगे बढ़ी। है ठीक है, आप यहाँ कुछ समय के लिए क्यों नहीं रुकती ताकि मैं पूरे दिन आपके प्यारे चेहरे को निहार सकूं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। सचमुच, क्या इससे आपकी साधना में बाधा नहीं आएगी, जू ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ पूछा। ठीक है, मैं कुछ घंटों बाद साधना कर सकता हूँ, अभी मुझे अपनी इच्छा पूरी करने दो, यही रुको, कुछ देर बात करते हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। केवल बहन को रहने की अनुमति है, मेई ने अप्रिय स्वर में पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम भी यही रहो, मैं अपनी प्यारी मेई को कैसे जाने दे सकता हूँ, जब से तुम पिछली बार मेरे कमरे में आई थी तब से मैं तुमसे बात करने के लिए कुछ समय निकालना चाहता था, दक्ष ने नर्म आवाज में कहा। मेई का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उससे याद आया कि उसने क्या किया था। वह अपने हाथों और दक्ष के निचले शरीर को देखने से खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि वह अतीत के बारे में याद कर रही थी। जो उसकी प्रतिक्रिया को समझने में असमर्थ थी, वह बस चेहरे पर उलझन भरी नजर से उसे देखती रही। कैसा रहा, दक्ष ने मेई को देखते हुए पूछा। ये वास्तव में अच्छा था गुरु, मेई ने लाल चेहरे के साथ धीमी आवाज में कहा। क्या यह इतना अच्छा
है कि अगली बार भी ऐसा ही होगा? दक्ष ने चेहरे पर प्रसन्नता भरी नजर के साथ पूछा। यदि मास्टर जी इसकी अनुमति दे, मैंने उत्तर दिया। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? जू ने आखिरकार दक्ष से पूछा। जब वह मेई के पास खड़ी थी। मेई, तुम उसे बताना चाहती हो? दक्ष ने मुस्कुराते हुए मेई से पूछा। मैं नहीं कर सकती, मैंने नर्म आवाज में कहा और अपना सिर नीचे कर लिया, अपना लाल चेहरा छुपा लिया। तो फिर मैं उसे खुद ही बता दूंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जू, पास आओ, दक्ष ने जू की ओर देखते हुए कहा। जू ने आदेश का पालन किया और दक्ष के करीब चली गई। जैसे ही वह दक्ष के पास पहुंची, दक्ष अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसने अपना चेहरा उसके करीब कर दिया। उसे जू से आ रही मीठी खुशबू की महक आ रही थी। दक्ष ने अपने आईपीएस उसके कानों के करीब लाए। पिछली बार जब वह मेरे कमरे में आए थी तब मैं सो रहा था, और दक्ष ने फुसफुसाना अपनी बात जारी रखी। पिछली बार जब वह मेरे कमरे में आई थी तब मैं सो रहा था, और दक्ष ने फुसफुसाना अपनी बात जारी रखी। और एक विचारशील लड़की होने के नाते मुझे परेशान किए बिना वह मेरे नहाने का पानी तैयार करने के लिए बाथरूम में चली गई। जानना चाहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। फिर दक्ष ने धीरे धीरे उसे उस दिन की घटनाएं बतानी शुरू की। ये उसने निगल लिया। जू का चेहरा लाल हो गया जब उसने ये सब सुना। उसने दक्ष के निचले शरीर पर नजर डाली और फिर मैं की ओर देखा, लेकिन उसे अपना सिर नीचे किए हुए वहीं खड़ा देखा। दक्ष की बात को नकारे बिना वह समझ गई कि यह सच था। क्या आप जानना चाहते हैं कि उसने ये कैसे किया? अपना खुद का अनुभव ले, दक्ष ने आकर्षक मुस्कान के साथ पूछा। मैं चाहता हूँ, जू ने लाल चेहरे के साथ कहा। तुम खुद ही मेरी पैंट खोल दोगे तो कैसा रहेगा? हम उस दृश्य को फिर से बना सकते हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जू ने कुछ देर सोचने के बाद ऐसा करने का फैसला किया। कुछ हिचकिचाहट के साथ उसने अपने हाथ दक्ष की ओर बढ़ाए, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ दक्ष की पैंट को छूता, दक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। तुम दोनों अब जा सकते हो, दक्ष ने कहा और खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए अपने दांत पीस लिए। जू और मैं दोनों को लग रहा था कि दक्ष के साथ कुछ गड़बड़ है। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? जू ने पूछा। मैं ठीक हूँ, बस जाओ, मुझे खेती करनी है। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। दक्ष उनसे दूर चला गया और अपने बेडरूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपने सिर को कसकर पकड़ लिया क्योंकि उसे लगा कि उसका सिर फट जाएगा। अपने हृदय दानव को दबाना कठिन है नाजुन ने प्रकट होते हुए कोमल स्वर में कहा। ये तो मैं एक पल के लिए लगभग खुद को ही खो बैठा था, दक्ष ने भारी स्वर में कहा और उसने अपना सिर कसकर पकड़ लिया। तुम्हें पता है कि अगर तुम इसके साथ चली जाती तो सब ठीक रहता। हॉट डेमन ने तुम्हारी आंतरिक इच्छाओं को और भी तीव्र कर दिया। तुम ही ऐसा करना चाहती थी और मुझे नहीं लगता कि लड़कियां भी तुम्हें मना करती। इतना दर्द सहने की कोई जरूरत नहीं थी। जुन ने दक्ष को चिंता भरी नजरों से देखते हुए कहा। बेशक मेरी भी उन लड़कियों के साथ ऐसा करने की इच्छा थी, लेकिन कौन नहीं करेगा? मैं एक लड़का हूँ और मेरे अंदर बहुत सी लड़कियों के लिए इच्छाएं हैं। मुझे वे लड़कियां पसंद है, लेकिन मैं चीजों को खराब नहीं करना चाहता और अपने हॉट डेमन की इच्छाओं का पालन करके खुद को उसके हाथों में खोना नहीं चाहता। मैं जो भी करता हूँ मैं अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ, किसी के प्रभाव के कारण नहीं। हालांकि हॉट डेमन ने केवल वही तीव्र किया जो मैं खुद चाहता था, लेकिन इसने मेरी तर्क शक्ति को भी कमजोर कर दिया। दक्ष ने अपने सिर दर्द को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए कहा। आपको हॉट डेमन के साथ तालमेल बिठाने के लिए कुछ समय चाहिए। मुझे याद है कि आप बाहर जाना चाहते थे, क्यों ना आप बिना किसी इंसान के किसी जगह चले जाएं? सिर्फ आप, मैं और आपकी मार्शल स्किल्स की साधना आपके पास खुद पर चिंतन करने और हल्के प्रभाव की आदत डालने और जितना हो सके इसे नियंत्रित करना सीखने के लिए काफी समय होगा। जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं अभ्यास के लिए कहीं जाना चाहता था, लेकिन लगता है कि उस यात्रा का कोई और उपयोग भी होगा। दक्ष ने राहत की सांस लेते हुए बिस्तर पर लेटते हुए कहा। उसका दर्दनाक सिर दर्द आखिरकार खत्म हो गया था। तुम कहाँ जाओगी? जुन ने चेहरे पर दिलचस्पी भरी नजर से पूछा। थंडर का शहर पास के हुआजियाई राज्य में। यह मेरी साधना यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान होगा, दक्ष ने हल्के से कहा और उसने जून को देखा। हुआजियाई शुई की तरह ही दूसरे दर्जे का राज्य है और शई के ठीक बगल में है। हुआजियाई राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें शई के 3 शहरों से गुजरना होगा और थंडर सिटी तक पहुंचने के लिए कुछ और शहरों से गुजरना होगा, दक्ष ने थके हुए भाव के साथ समझाया। थंडर का शहर? क्या तुम वहां थंडर ब्लेड की खेती करने जा रही हो? जुन ने जून की ओर देखते हुए पूछा। बिल्कुल, आप थंडर ब्लेड की साधना के चरणों को पहले से ही जानते हैं। थंडर का शहर इसकी साधना के लिए एकदम सही जगह होगी और यात्रा लंबी और ज्यादातर एकांत वाली होगी। इससे मुझे अपने हॉट डेमन की आदत डालने में मदद मिलेगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। यह एक अच्छी योजना है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें इस घर से कभी बाहर जाने की अनुमति देगा? तुम उनकी नजरों में एक चलती फिरती आपदा हो, जुन ने हंसते हुए कहा। हाँ, मुझे पता है कि वे मुझे अनुमति नहीं देंगे, इसलिए मैंने दूसरी योजना के बारे में सोचा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या योजना है? कसू ने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। सरल है, बिना अनुमति
अनुमति के जा रहा हूँ। मैं एक पत्र छोड़ जाऊंगा जिसमें लिखा होगा कि मैं कुछ महीनों के लिए साधना यात्रा पर जा रहा हूँ। हालांकि माँ चिंतित होंगी, लेकिन ये सब परिवार की भलाई के लिए है। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ रहना चाहिए क्योंकि मेरी शक्ति बहुत मजबूत है और मेरी भावनाएं नियंत्रण से बाहर है। दक्ष ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, क्या आप उन्हें बताए बिना जा सकते हैं? जून ने पूछा, क्या तुम भूल गए कि तुम किससे बात कर रहे हो? दक्ष मुस्कुराया और उसने अपनी उंगली हिलाकर अंतरिक्ष में एक छोटी सी विकृति पैदा की। मैं अंतरिक्ष का एक कानून साधक और वार्प हूँ। अंतर का कानून सीखने पर मुझे जो विशेष कौशल प्राप्त हुआ वह मुझे 100 किलोमीटर की दूरी तक यात्रा करने की अनुमति देता है। हालांकि इसकी सीमाएं थी कि मैं इसे दिन में केवल एक बार उपयोग कर सकता हूं और मैं केवल उसी स्थान की यात्रा कर सकता हूं जहां मैं पहले जा चुका हूं। लेकिन यह अभी भी मेरे लिए इस हवेली से बिना किसी को पता चले बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बहुत बढ़िया, तुम आखिरकार अपने पास बचे हुए दिमाग का इस्तेमाल कर रही हो। लगता है हम किसी यात्रा पर जा रहे हैं। जून ने मुस्कुराते हुए कहा, अज्ञात खतरों और रोमांच से भरी एक यात्रा। मेरी अपनी कहानी शुरू होने वाली है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हम, लेकिन आप पैसों का क्या करेगी? लंबी यात्राओं पर आराम से रहने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि जून को कुछ याद आ गया हो जब उसने पूछा। वह सही है, मेरे पास काफी अच्छी रकम है और चूंकि मैं एक गोल्ड कोरियम कल्टिवेटर हूँ इसलिए मैं गोल्ड रियल जानवरों का भी शिकार कर सकता हूँ। मैं रास्ते में शिकार कर सकता हूँ और उन्हें दुकानों में बेच सकता हूँ। कीमिया और दवा में उनकी उपयोगिता के कारण उनकी हमेशा उच्च मांग रहती है, चाहे वह उनका रक्त हो, उनका कोर हो या अन्य घटक। वे काफी अच्छी कीमत पर बिकेंगे। अगर कभी पैसे की जरूरत पड़े तो ये काफी होना चाहिए। दक्ष को पहले लगा कि उसे अभी अभी इस मुद्दे का एहसास हुआ है, लेकिन जल्द ही उसने एक उचित योजना के बारे में सोचा, जैसा कि उसने जून को बताया। हम कब जा रहे हैं? जून ने उत्साहित मुस्कान के साथ पूछा। कल। आज मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए मैं पहले सोऊंगा और फिर कबीले से कुछ आवश्यक सामान इकट्ठा करूंगा और यात्रा के लिए तैयार हो जाऊंगा। शुभरात्रि सुंदरी, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, दक्ष ने जून से कहा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दक्ष जल्द ही सो गया और जून को अकेला छोड़ दिया। हम, कम से कम तुम्हें पता है कि मैं सुंदर हूँ। वह हमेशा मुझे क्यूट कहता था और मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करता था। जून ने गायब होने से पहले दक्ष को देखते हुए कहा। कुछ घंटे बीतने के बाद फिर सुबह हो गई। दक्ष उठा और बिस्तर से उठकर अपनी अलमारी से कपड़े निकालने चला गया। एक जोड़ी अच्छे कपड़े चुनने के बाद दक्ष ने उन्हें बिस्तर पर रख दिया। बाथरूम की ओर जाते समय उसने अपने पुराने कपड़े उतार दिए, लेकिन बेडरूम का दरवाजा खोलने से ठीक पहले, अरे रुको, क्या मैं कल भी दरवाजा बंद करना भूल गया था? बेहतर होगा कि सावधानी बरती जाए, दक्ष ने सोचा। क्योंकि उसे कुछ याद आ रहा था, वह अपनी अलमारी में वापस गया और एक तौलिया चुना जिसे उसने अपनी कमर के चारों ओर लपेट लिया और अपनी जरूरी चीजों को ढक लिया। दक्ष ने अपने बेडरूम से बाहर निकलकर बाथरूम से जुड़े हॉल में प्रवेश किया और दरवाजा खोला। उसने देखा कि जू और मैं कुर्सियों पर बैठे थे और उनका सिर टेबल पर टिका हुआ था और वे गहरी नींद में सो रहे थे। वे लड़कियां यही इंतजार कर रही थी। दक्ष ने उन्हें देखते हुए सोचा। वह उनकी ओर चला और अपनी उंगलियों से उनके मुलायम गालों को धीरे से छुआ। दक्ष को अचानक लगा कि अगर वह जल्दी नहीं गया तो उसके हाथ में एक और समस्या आ जाएगी, क्योंकि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। उसे लगा कि उसके अंदर एक और आग जलने लगी है। उसने जल्द ही अपने हाथ उनके गालों से हटा लिए और पीछे हटने लगा, लेकिन मेई और जू दोनों इस समय तक जाग चुकी थी क्योंकि उन्होंने दक्ष को देखा था। डॉट 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 डॉट। मास्टर, क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? दोनों ने एक साथ कहा और उनके करीब चले गए। दक्ष तन ड्रेस में लिपटे उनके सुडौल शरीर को देखने से खुद को रोक नहीं सका। ये सबसे अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। अगर तुम मेरे और करीब आओगे तो मुझे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में मुश्किल होगी, दक्ष ने कहा और वह रुक गया और उनकी ओर देखने लगा। क्या इच्छाएं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मास्टर जू ने दक्ष को देखते हुए कहा। तुम्हें यही और अभी खुश करने की इच्छा है, दक्ष ने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि वे सुन सके। यार सच में? जू ने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ कहा। क्या मास्टर हमें आकर्षक पाते हैं? जने अपना सिर नीचे करते हुए फिर से पूछा। बेशक तुम मुझे आकर्षक लगती हो। तुम्हारा शैतानी फिगर, तुम्हारी अनोखी खूबसूरती, तुम्हारे बड़े और मुलायम स्तन, सब में एक शैतानी आकर्षण है जिससे मेरा खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। बस चली जाओ, दक्ष ने अधीरता से भरी आवाज